पॉलिटी स्टार्ट करना है, ठीक है। फाउंडेशन का पॉलिटी स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहुत बेसिक से पॉलिटी पढ़ना है हमको, और जो कोर बेच में चलेगा वो थोड़ा सा आगे से चलेगा। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ हम कोर बेच में नहीं पढ़ पाते वो यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है जो मैं बताऊंगा वो आपको पहले से पता है, हो सकता है नहीं भी पता है। दोनों ही केस में कोशिश करनी है कि जो मिले उसको क्या करना है, कंसीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, हम जो पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट, दैट इज योर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो फर्स्ट थिंग टू मेक श्योर कि पॉलिटी सब्जेक्ट का वेटेज जो है आपके प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में है सर, ठीक है। आप अगर प्रीलिम्स देखेंगे तो यू विल फाइंड कि नियरली 15 क्वेश्चन या 15% क्वेश्चन आपके जो है वो किससे आने वाले हैं सर, पॉलिटी से आने वाले हैं। प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेंस में तो आपका GS2 का जो पेपर है, ठीक है, अच्छा खासा पूरा का पूरा क्या है, पॉलिटी है। उसके बाद आप इंटरव्यू जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटी और अगर राजव्यवस्था की समझ नहीं है तो फिर आप बेहतर तरीके से चीजें बता नहीं पाएंगे। तो तीनों में ही आपको कहीं ना कहीं पॉलिटी की जरूरत पड़ेगी सर, पड़ेगी। और जो सबसे पहली चीज और फैसिनेटिंग चीज लगती है पूरी यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी में, वो पॉलिटी होती है पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी की अवेयरनेस सिर्फ एग्जाम क्लियर करने तक नहीं रहती है, पॉलिटी की अवेयरनेस आपकी आम जिंदगी से जुड़ी रहती है, क्योंकि आप हमेशा व्यवस्था से डील करते रहते हो। आप कभी ना किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिल रहे हो, कभी किसी ऑफिस जा रहे हो, ठीक है। सो द अवेयरनेस अबाउट पॉलिटी इज वेरी असेंशियल इन ऑर्डर टू लिव अ वेरी गुड लाइफ, स्पेशली इन इंडिया। बिकॉज इंडिया की पॉलिटी जो है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल जाती है। इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं, बट क्योंकि करप्शन ज्यादा है इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सर, ठीक है। तो हमारे लिए तीनों में क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को अप्रोच ही उस तरीके से करें कि बिल्कुल स्क्रैच से इसको समझ पाए। हमको डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना है, लेट मी टेल यू। फाउंडेशन कोर्स है ही इसीलिए कि हम चीजों के ओरिजिन को समझ पाए, चीजों के ओरिजिन को समझ पाए। अगर इंडिया में कोई एक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है पॉलिटी में, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, अभी वर्ड पे मत जाना क्या होता है, हम तो पढ़ने ही वाले हैं इसको, बट अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को अडॉप्ट किया है इंडिया में, तो वो ही सिस्टम अडॉप्ट क्यों किया सर, उसके पीछे क्या कारण है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न हियर, गेटिंग इट, ठीक है। तो हम फाउंडेशन में यही कोशिश करेंगे कि हम उन सारी चीजों पे बात कर पाए जिन पे हम यूजुअली बात नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का मतलब हमको पता होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। द वर्ड इज द पॉलिटी, वर्ड क्या है सर, पॉलिटी। तो सबसे पहले पॉलिटी का वर्ड मतलब जब तक पता नहीं होगा तब तक हम इससे आगे बढ़ नहीं सकते, सिंपली, ठीक है। किस किस को पॉलिटी का मतलब पता है, हाथ खड़ा करेंगे, बताएंगे नहीं कि व्हाट इज पॉलिटी। पॉलिटी लिखा हुआ है सर, सिलेबस में लिखा हुआ है ना पॉलिटी, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटी, किस किस को पता है, और किसी को पता है, नहीं पता, ठीक है। देखिए सबसे पहले पॉलिटी वर्ड का मतलब हम समझते हैं कि पॉलिटी वर्ड आ कहां से रहा है। पॉलिटी वर्ड जो आ रहा है, ये शब्द जहां से निकल के आ रहा है, ये शब्द निकल के आ रहा है आपके पॉलिस वर्ड से। किससे, पॉलिस, ठीक है। और ये पॉलिस वर्ड जहां से निकल के आ रहा है वो है ग्रीक। कहां से निकल के आ रहा है, ग्रीक कम्युनिटी से। कहां से, ग्रीक कम्युनिटी, या फिर आप देख सकते हो इसको रोमन एम्पायर से। कहां से, रोमन एम्पायर से, या एंशियंट ग्रीस से। किससे, एंशियंट ग्रीस। रोमन एम्पायर को हटा दो, एंशियंट ग्रीस याद रखो। एंशियंट ग्रीस का मतलब है ग्रीक जो थे, ग्रीक, ठीक है। आप देखोगे कि जो एंशियंट मतलब प्राचीन ग्रीस था, उस प्राचीन ग्रीस को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा प्राचीन ग्रीस जो था वो छोटे छोटे शहरों में डिवाइडेड था। किसमें था, छोटे छोटे शहरों में डिवाइडेड था, स्मॉल सिटीज। किसमें डिवाइडेड था, स्मॉल सिटीज, छोटे शहरों में डिवाइडेड था। जो छोटे शहर थे, ये छोटे शहर ज्योग्राफिकली एक दूसरे से अलग अलग थे। ज्योग्राफिकली अलग अलग थे मतलब हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई नदी है, इन दोनों के बीच में कोई पहाड़ है, मतलब ज्योग्राफिकली ये सारे जो हैं
सारी सिटीज वो एक दूसरे से अलग अलग है, बट इनका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो मोर और लेस कहता है होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब कैसा है? एक जैसा है, करीब करीब सिमिलर है, मतलब कल्चरली इनके बीच में सिमिलैरिटी है, कल्चरली इनके बीच में सिमिलैरिटी है सिटीज में, बट आप देखेंगे कि इनका जो ज्योग्राफिकल कोहेसिवनेस है वो नहीं है सर इनके अंदर। ज्योग्राफिकली ये क्या है? डिवाइडेड है एक दूसरे से। और ये जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स दिख रहे हैं, इन सिटी स्टेट्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी थी सर। क्या थी? सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। क्या थी सर? आत्मनिर्भरता। सेल्फ मतलब खुद, सफिशिएंसी मतलब संतुष्टि, डिपेंडेंसी। तो वहां पे आपको सेल्फ सफिशिएंसी देखने को मिलती है, दैट इज आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता का मतलब है कि इन छोटे छोटे स्टेट्स को या छोटे छोटे सिटीज को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। गेटिंग इट? ठीक है। और ये जो छोटे छोटे ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट थे, इन्हीं को कहा जाता था पोलिस। क्या कहा जाता था? पोलिस। ठीक है। और इस सिटी स्टेट्स के अंदर क्या होता था कि लोगों के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी। कैसी होती थी? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब है लोगों के लिए डिसीजन जो है वो सब एक जगह मिलकर लेते थे। इसका मतलब इस छोटे से सिटी स्टेट के अंदर, इस छोटे से स्टेट या जो शहर में बता रहा हूं जो ग्रीक में था सर, इसको मैं कह रहा हूं पोलिस। ये पोलिस का गुण क्या है? इसका गुणधर्म है कि ये क्या है सर? सेल्फ सफिशिएंट है। और इसकी सेल्फ सफिशिएंसी का जो कारण है वो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी, समाज के लिए एक साथ निर्णय लिया जाता था, एक जगह बैठ के लिया जाता था, या कोई ना कोई एक अथॉरिटी होती थी जो डिसीजन लेती थी सर। तो इसको कहा जाता था पोलिस। गेटिंग इट? और इसी पोलिस से निकल के आया है पॉलिटी। क्या निकल के आया? पॉलिटी। अब पोलिस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? वो स्टेट, और उस स्टेट का मतलब है सेल्फ सफिशिएंसी, और सेल्फ सफिशिएंसी का कारण है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। इसका मतलब पोलिस का एक गुणधर्म क्या है? ये पोलिस है, ठीक है। इसका गुणधर्म क्या है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मतलब लोगों के लिए एक साथ कोई एकाध अथॉरिटी क्या करती है? डिसीजन लेती है, उसको कहते हैं पोलिस। और उसी से निकल के आया पॉलिटी। इसका मतलब पॉलिटी का अगर मैं अभी मतलब देखूं तो पॉलिटी का मतलब क्या निकल के आएगा सर? पॉलिटी का मतलब आएगा कि जहां पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। क्या होती है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो जहां कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है वो क्या हो जाएगा सर? पॉलिटी। समझ में आ रहा है? मतलब जहां पे समाज के लिए, जहां पे लोगों के ग्रुप के लिए, किसी एक दल के लिए, किसी एक जनसंख्या के लिए एक साथ कलेक्टिवली एक जगह डिसीजन लिया जाता है, उसको कहते हैं आपका पॉलिटी। गेटिंग इट? तो आपकी पॉलिटी का एग्जैक्टली मतलब क्या है? जहां पर भी क्या हो रहा है सर? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है। क्या हो रहा है सर? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। शब्द का मतलब समझ में आया? यूजुअली ये टर्म्स हम कोर कोर्स में नहीं डिस्कस करते, यहां हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटी? पॉलिटी इज कलेक्टिव डिसीजन। पॉलिटी शब्द का मतलब ही आपके दिमाग में आना है कलेक्टिव डिसीजन। जब कलेक्टिव डिसीजन का क्या मतलब है कि पूरी की पूरी जनता के लिए एक साथ निर्णय लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं कि आप सब लोग बैठे हैं और आप सबके लिए अगर मैं डिसीजन ले लूं, आप सबसे बातचीत करके आप बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए, क्लास सुबह रखनी है शाम को रखनी है एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने आप सभी से पूछ लिया, ठीक है, आपसे बातचीत कर ली, अल्टीमेटली डिसीजन ले लिया, तो आप सबके लिए एक निर्णय लिया और वो मैंने लिया सर, लिया। इसको कहते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। हुआ? इसका मतलब अगर मैं क्लासरूम में खड़े होकर कोई डिसीजन लेता हूं, इसका मतलब वो किसका पार्ट होगा सर? पॉलिटी का होगा, पॉलिटी का पार्ट। अभी हम आगे जाके इसको और स्पेसिफिक बनाएंगे, अभी ये जनरल डेफिनेशन है। गेटिंग इट? तो पॉलिटी का मतलब है व्हेनेवर देयर इज ए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग सर। तो पहले तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी कि ये पॉलिटी वर्ड आ कहां से रहा है। गेटिंग इट? पॉलिस से निकला पॉलिटी, और पॉलिटी से निकल के आता है पॉलिटिकल। क्या निकल के आता है? पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल का एग्जैक्ट मतलब क्या है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। गेटिंग इट? तो राजनीति एग्जैक्टली क्या है? राजनीति का मतलब है जहां पर लोगों के लिए एक साथ सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, जहां पे लोगों के लिए कलेक्टिव क्या की जाती है?
डिसीजन मेकिंग की जाती है, दैट्स अल्टीमेटली कॉल्ड एज पॉलिटिकल। गेटिंग इट? वही होती है पॉलिटिकल या वही होती है आपकी पॉलिटिक्स। क्या होती है सर? पॉलिटिक्स। अब आप नहीं भूलेंगे ये कहां से निकल के आया है। गेटिंग इट? बस इसका सीधा सीधा संबंध ऐसे याद रखना है। पॉलिस ग्रीक कम्युनिटी में, एंशिएंट ग्रीस में ग्रीक सिटी स्टेट्स को कहते थे, वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे, और सेल्फ सफिशिएंसी का रीजन क्या था? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसीलिए पॉलिस का सीधा सीधा क्या मतलब है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और पॉलिस से निकल के आया पॉलिटी, इसका मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और इसी से सारे वर्ड निकल रहे, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल। तो अब अगर आपको कोई राजनीति की डेफिनेशन पूछे तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? राजनीति एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। गेटिंग इट? अब अगर कोई एक काम हो रहा है कहीं पे कोई एक डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्या हर डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन होता है? नहीं होता है। पॉलिटिकल डिसीजन वही डिसीजन होगा जहां पे आप कलेक्टिव डिसीजन बना रहे हो, सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए, एक तबके के लिए, वो पॉलिटिकल होगा सर। ठीक है? तो हर एक्टिविटी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती, नहीं होती ना। अब घर के अंदर भी आप कलेक्टिव डिसीजन लेते हो ना। घर के अंदर फादर ने डिसीजन ले लिया कि भाई मैं कलेक्टिवली 7-8 लोगों के लिए घर का डिसीजन ले रहा हूं, क्या वो पॉलिटिकल डिसीजन है? नहीं है सर। अब आप कहोगे सर वहां भी तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है, वहां भी तो कलेक्टिव हो रही है ना, घर के 5 लोगों के लिए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो वो भी पॉलिटिकल होना चाहिए। पर नहीं सर, वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग वो होगी जो कि वास्तविकता में समाज के बड़े तबके को क्या करती है? प्रभावित करती है, इंपैक्ट करती है। गेटिंग इट? इसकी और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कोई डिसीजन पॉलिटिकल होता है या नहीं होता है, कैसे पता चलता है। ठीक है? चलिए, तो पॉलिटिकल या पॉलिटी का मतलब समझ में आ गया, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि पॉलिटी तो चलो हमको समझ में आ गया, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी है। अब मैं आपको ले जाता हूं थोड़ा सोसाइटी पे। कहां पे? सोसाइटी पे। हमारा समाज था कैसा और आज कैसा बन गया? हम हमेशा से आज जैसे हैं वैसे थे क्या? आज हमारी सोसाइटी का जैसे ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा से वैसा था क्या? नहीं था सर। एज सिंपल एज दैट। हमारी सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग था सर पहले। तो अगर हम सोसाइटी का इवोल्यूशन देखें, हमारे ग्रोथ को हम लोग देखेंगे, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारी जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी थोड़ी हंटिंग गैदरिंग टाइप की थी। कैसी थी? हंटिंग गैदरिंग। हंटिंग गैदरिंग का क्या मतलब है? हंटिंग गैदरिंग का मतलब है कि लोग जो है एक जगह सेटल्ड नहीं थे। लोग सेटल्ड नहीं थे सर। सेटल्ड नहीं थे, एक जगह नहीं रहते थे। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में अगर आप चले जाओ, मोगली को देखा है ना, मोगली चड्डी पहन के फूल खिलाए घूम रहा है। उसी तरीके से लोग भी जो थे वो क्या करते थे? बाघ मारा, बाघ नहीं मरा है तब तक तो ऐसे ही घूम रहे नेकेड, बाघ मरा तो उसकी छाल पहन ली, इसके अलावा बाकी ऐसे ही घूम रहे। तो आप देखोगे कि सेटल्ड नहीं थे, और लोगों का जो जीवन जीने का तरीका था वो क्या था सर? हंटिंग और गैदरिंग। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, गैदरिंग का मतलब है इकट्ठा करना। शिकार किसका करोगे? जो चल फिर रहा है। पेड़ों का शिकार करते हो क्या? नहीं, पेड़ों से फल को इकट्ठा करते हो, तो दैट इज योर गैदरिंग। बट हंटिंग किसकी करोगे? जो कि वास्तविकता में एनिमल्स की हंटिंग करोगे। तो एनिमल की हंटिंग कर रहे हैं, एनिमल को खा रहे हैं, एक जगह के सारे एनिमल खा जाओगे, एनिमल बचा नहीं। फिर जब खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, आसपास के पेड़ पौधों का भी तुम सब कुछ खा गए, कुछ नहीं बचा, क्या करोगे? वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाओगे। तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से आप स्टार्ट होते हो, और स्टार्ट होके पर आपने धीरे धीरे देखा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अभी तक कोई भी यहां पर लैंड के ऊपर अपनी ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहा है क्या? हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में तो मतलब ही नहीं लैंड किसका है, जहां गए बस गए, जगह मिल गई। अब यहां सब कुछ रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा, आप कहां चले जाओगे? आगे चले जाओगे। तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के अंदर किसी ने लैंड के ऊपर क्लेम किया क्या कि ये मेरा ओनरशिप है? किसी ने लैंड के ऊपर क्लेम नहीं किया कि मेरा ओनरशिप है सर, नहीं किया। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी का आ रहा है, नोबडी वाज क्लेमिंग ऑन एनी लैंड। कोई लैंड के ऊपर क्या नहीं कर रहा है? क्लेम नहीं कर रहा है। सेकंड, आपकी जो सोसाइटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, दैट इज द एग्रीकल्चरल सोसाइटी। पहली क्या हो गई आपकी? हंटिंग गैदरिंग। सेकंड निकल के आ रही है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल सोसाइटी का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप हंटिंग गैदरिंग से आगे बढ़े, जैसे जैसे आप हंटिंग गैदरिंग से आगे बढ़े, वेट है ना,
जैसे जैसे आप हंटिंग गैदरिंग से आगे बढ़े आप लैंड पे सेटल होने लगे। क्यों? क्योंकि अब आपको एग्रीकल्चर नजर आने लगा। क्या नजर आने लगा? एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर नहीं जानते थे तो आप रुके ही नहीं एक जगह पे, पर जब एग्रीकल्चर समझने लगे, आप एक जगह पे थोड़े दिन रुकने लगे, तो आपने देखा कि भाई इस जमीन से कुछ ना कुछ तो निकलता है, इस जमीन से कुछ ना कुछ तो निकलता है, और ये जो निकलता है इसको हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं सर। और इसको तो खा ही सकते हैं, इसके अलावा आपने देखा कि इसको खाने के साथ साथ आपने एनिमल्स जो है, उन एनिमल्स के अंदर आपने ये भी समझा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डेंजरस है सर। कैसे? डेंजरस है। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जेंटल है। जेंटल मतलब वो आराम से पास आ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। गेटिंग इट? मतलब उनके साथ उनको डोमेस्टिकेट हम लोग क्या कर सकते हैं? किया जा सकता है। डोमेस्टिकेट करने का मतलब है उनको आप पाल सकते हो सर। तो जैसे जैसे आपको ये चीज समझ में आने लगी तो आपको दो बातें समझ में आई कि एक तो आप स्टे करने लगे एक जगह पे, करने लगे, और स्टे जब आपने किया तो आपको यह समझ में आया कि जमीन से कुछ ना कुछ उगेगा सर, और वो एग्रीकल्चर की फॉर्म में आपको समझ आने लगा, आने लगा। तो जमीन से जब एग्रीकल्चर होने लगी तब आपको पता चला कि यहां रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। तो जैसे रुकना पड़ा तो आपने धीरे धीरे लैंड के ऊपर क्या स्टार्ट किया? क्लेम करना कि भैया अब ये जमीन किसकी है? मेरी है। क्यों? क्योंकि इस जमीन पे मैं क्या कर रहा हूं? एग्रीकल्चर कर रहा हूं। सिंपल सी बात है। तो जमीन पे जब आप क्लेम करना स्टार्ट किए तो आपकी सोसाइटी हंटिंग गैदरिंग से आगे बढ़ के कहां आ गई? एग्रीकल्चरल सोसाइटी में आ गई। आई एग्रीकल्चरल। और ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी में जब आप एंटर कर गए तो समस्या आई कि पहले कोई लैंड पे क्लेम नहीं कर रहा था, अब लैंड पे क्या कर रहे हो सर? क्लेम कर रहे हो, कर रहे हो क्लेम। अब लैंड पे जब आप क्लेम करने लगे तो आपने ये देखा कि हर व्यक्ति अपना लैंड जो है वो बढ़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है? बढ़ाना। क्योंकि लैंड जब बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा? ज्यादा रहेगा आपके पास, रहेगा। सिंपल सी बात है। हर व्यक्ति जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, अपने अपने लैंड को बढ़ाना चाहता है। तो एक व्यक्ति अगर अपने लैंड को इतना मान के चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति अपने लैंड को इतना मान के चल रहा है, चल रहा है। अब इस व्यक्ति का मन किया कि नहीं मेरे को लैंड बढ़ाना है मेरा, तो इसने इस व्यक्ति का इतना सारा लैंड क्या कर लिया? एक्स्ट्रा अपने अंडर ले लिया, ले लिया। अब इस व्यक्ति ने जब अपने अंडर ले लिया और तो ये व्यक्ति सुबह उठा तो इसको क्या आया? गुस्सा आया। इसको गुस्सा आया तो दोनों के बीच में क्या हो गई? हाथापाई हो गई। और ये ज्यादा मोटा ताजा आदमी था, इसने इसको क्या कर दिया? मार दिया। इसके घर वाले सारे क्या हो गए? बेघर हो गए। और इसने पूरा का पूरा क्या कर लिया? पूरा का पूरा क्या कर लिया? लैंड ले लिया, ले लिया। ये जो यहां पर सारा काम हुआ इसको कहा जाता है माइट इज राइट। क्या कहा जाता है? माइट इज राइट। माइट मतलब जो शक्तिशाली है वही क्या है? सही है। क्योंकि अगर ग्रेट खली के सामने अगर राजपाल यादव जाके खड़ा हो जाएगा तो उठा के फेंक ही देगा, फेंक ही देगा। अब हो सकता है यहां पे ये व्यक्ति सही था, फिर भी इस व्यक्ति के पास शक्ति ज्यादा थी तो इसने क्या कर दिया? लैंड ले लिया सर, ले लिया। यही सारा चल रहा था काम, बहुत दिनों तक यही चला। जो शक्तिशाली है वही क्या कर रहा है? अपना लैंड ले रहा है। और कुछ दिनों तक तो शुरू शुरू में चला तो ठीक था, बट बाद में आपने देखा कि पूरा का पूरा काम जो है एग्रीकल्चर का वो बगल वाला कर रहा है। और जैसे ही फसल कटने का समय आया उसके एक रात पहले ये पड़ोसी आके क्या कर लेता था? समझ रहे हो? लैंड अपने अंदर ले लिया। अब यार ये तो गलत बात हो गई। तो फिर और ज्यादा बातचीत करे तो फिर मारे पीटे और धुनाई और करे। समझ रहे हो? माइट इज राइट भाई। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आओ सब लोग। पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ है? इकट्ठे हुए। इकट्ठे हो गए सब लोगों ने कहा यार ये नहीं चले, ये ना चल बे। समझ गए? एक चाचा बंगाली थे, वो बोले ये ना चल बे, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ तो करो। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का जो क्या नहीं करेगा, एक दूसरे के लैंड में के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो यहां पे सब लोग जब मिले तो उन लोगों ने एक चीज करी, और इसका काम था कि उन्होंने रूल बनाया। क्या बनाया? रूल मेकिंग। पहली बार जब लोग सेटल होने लगे तो डिस्प्यूट आना स्टार्ट हुआ, और जब डिस्प्यूट आना स्टार्ट हुआ तो लोगों को इकट्ठा होकर क्या करना पड़ा? रूल मेकिंग करना पड़ा। नियम बनाए उन्होंने, नियम बना दिए। अब उन्होंने बोल दिया कि कोई भी एक दूसरे के लैंड में नहीं एंटर करेगा। सर ये नियम बन चुका है, बना दिया नियम। नियम बन गया, बट 2-3 दिन 4 दिन बाद ये देख रहे कि वापस यही चल रहा है छीछा लेदर। कोई भी किसी की भी जमीन में घुस के क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है। तो फिर उन्होंने बोला पीपल के पेड़ के नीचे आओ। फिर बैठे तो उन्होंने बोला पिछली बार क्या किया था हमने? पिछली बार हमने क्या किया था? रूल मेकिंग किया था। तो उसमें से एक बुद्धिजीवी व्यक्ति कृष्णा टाइप खड़ा होकर बोला कि रूल बना तो दिया,
बट रूल इंप्लीमेंट कौन करेगा? रूल बना तो दिया बट रूल इंप्लीमेंट कहां हो रहा है? तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, गांव के 3 लोगों को क्या करते हैं, लाठी लेकर खड़ा कर देते हैं या भाला देके खड़ा कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर रात को या दिन में कभी भी एक दूसरे के लैंड में अगर इंटरफेयर करेगा तो वो तीनों व्यक्ति जो हैं वो एक चौकीदार की तरह क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनका मेन काम यह है कि जो रूल हमने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बनाया है उस रूल को उनको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो यहां पे सेकंड चीज उन्होंने क्या स्टार्ट करी, रूल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया सर। ठीक है, अब रूल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया तो 3 लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, भाला देके खड़ा कर दिया कि भैया अगर रात को कोई भी इधर उधर चूचा करे या कुछ भी जमीन इधर उधर करने की कोशिश करे तो उनको क्या करना है, डराना धमकाना है, मारने का भी क्या कर दिया, दे दिया इजाजत। अब उन्होंने आपने क्या देखा कि भैया सुबह सुबह 4 बजे का टाइम है, 4 बजे का टाइम है, ठीक है, इधर कौन है, मोहन है और इधर कौन है, सोहन है। मोहन और सोहन दोनों पड़ोसी है सर, ठीक है, और मोहन पे शक है कि वो जमीन कैप्चर कर सकता है, समझ गए। अब यहां पे ब्रजभूषण जी हैं, ब्रजभूषण जी कौन है, ब्रजभूषण जी वो है जिनके हाथ में क्या दे रखा है आपने, भाला दे रखा है। ब्रजभूषण जी का काम है कि कहीं पे भी गड़बड़ दिखे तो वहां आपको रिएक्ट करना है। पर ब्रजभूषण जी को रात को मिल गए कौन, ब्रजभूषण जी को रात को कौन मिल गए, है ना, कन्हैयालाल रसिया, इनके मित्र। उन्होंने इनको पकड़ा दी क्या, बॉटल, क्या पकड़ा दी, बॉटल, कि ये पियो और मस्त रहो, क्या चौकीदारी कर रहे हो। तो मैं बोला हाँ रात को अकेला तो रहता हूं, इसकी जरूरत तो है। तो इन्होंने कन्हैयालाल रसिया जी ने पकड़ाई और ब्रजभूषण जी क्या कर रहे हैं, रात को शराब पिए बढ़िया, रात भर पी रहे हैं। रात भर पीने के बाद ये भाला लेके बैठे हैं, पास में भाला रखा हुआ है, ध्यान भी तो रखना है, ड्यूटी भी ड्यूटी है। अब सुबह सुबह मोहन 4:30 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत के कोने में गया, क्योंकि वहां उसने बना रखा था कि मुझे यही निवृत्त होना है, शौच के लिए कोने में बना रखी थी जगह। अब ये भाई साहब जो है इन्होंने देखा कि मोहन पे तो शक है ही, और मोहन भाई साहब जो है वो सुबह सुबह गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली गाना गाते हुए जा रहा है। तो इन्होंने देखा कि मोहन तो सोहन के खेत की तरफ जा रहा है, समझ गए, मोहन तो सोहन के खेत की तरफ जा रहा है। तो इन भाई साहब को तो वैसे भी क्या था, घूमर का अलग जलवा था। तो इन्होंने वो भाला उठा के वो वहां बैठ के क्या हो रहा था, निवृत्त हो रहा था, और उन्होंने वो भाला उठा के क्या कर दिया, मोहन को डाल दिया। अब मोहन बेचारा निवृत्त होते होते निवृत्त हो गया, समझ रहे हो। ऐसी अवस्था में मृत्यु बहुत दुखद है, समझ रहे। तो उसकी मृत्यु हो गई। अब सुबह सुबह अब मोहन की लुगाई, मोहन की लुगाई सुबह सुबह कहां पहुंच गई, पीपल के पेड़ पे, इकट्ठा करो लोगों को। ये क्या कर दिया ब्रजभूषण जी ने, है क्या कर दिया, समझ रहे हो, मोर मयाला निपटा दिस, समझ रहे हो, एकदम इकट्ठे किया सबको। अब सबको इकट्ठा किया, वापस पंचायत इकट्ठी हुई कि यार रूल बना दिया, रूल इंप्लीमेंट भी कर दिया। पर यहां एक और समस्या है, रूल के इंप्लीमेंटेशन में अगर कभी कोई गड़बड़ होगी तो वहां पे जो डिस्प्यूट आएगा, अब डिस्प्यूट हो गया ना, अब केस हो गया ना, जो मोहन की लुगाई है उसने केस कर दिया ब्रजभूषण के ऊपर और पंचायत पे भी कर दिया उसने, तो कि आपने उसको क्या किया, भाला पकड़ाया। आपका भी तो फर्ज था कि ध्यान रखते कि भैया इधर ये बॉटल के नशे में ना रहे। इसने एग्जीक्यूशन में क्या करी, गड़बड़ करी। और जब इस तरीके के डिस्प्यूट हो जाएंगे, जो कानून बनाने वाले हैं उनके जनता के साथ डिस्प्यूट हो जाएंगे, जो कानून इंप्लीमेंट करने वाले हैं उनके जनता के साथ डिस्प्यूट हो जाएंगे, जनता के साथ डिस्प्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ रूल मेकिंग से काम चल जाएगा क्या, रूल इंप्लीमेंटेशन से काम चल जाएगा क्या, नहीं। देयर नीड टू बी समबडी, अ बॉडी which adjudicate the dispute between all these। और वो तीसरी बॉडी आपको जरूरत पड़ती है, दैट इज द एडजुडिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, एडजुडिकेशन, या फिर इसको बोलते हैं न्याय बोल सकते हो, या फिर विवाद निस्तारण बोल सकते हो, विवाद निस्तारण, समझ आया। तो यहां पर 3 प्रोसेसेस हमारे सामने निकल के आई, दैट इज फर्स्ट इज द रूल मेकिंग, कानून बनाना, सेकंड इज द रूल इंप्लीमेंटेशन, एंड थर्ड इज द रूल एडजुडिकेशन, मतलब विवाद निस्तारण। और यही तीनों एक्टिविटीज जो हैं वो स्तंभ होती है या फिर पिलर होती है किसी भी पॉलिटी का, किसी भी पॉलिटी का। क्योंकि उन्होंने सबने यहां बैठकर मिलकर किया क्या, पूरे गांव के लिए क्या करी, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। आई बात समझ में, व्हाट दे डिड द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉर द all people।
इसका मतलब ये क्या है, पॉलिटी है, ये है पॉलिटी और ये है पॉलिटिकल, और यही है पॉलिटिक्स आपकी। समझ आ रहा है, गेटिंग इट? तो ये जो आपने सोसाइटल इवोल्यूशन देखा, जब हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी तो क्या आपका कानून चल रहा था क्या? कोई कानून बना ही नहीं रहा था। यहां पर मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं, उसको आप अपने दिमाग में डाल लो। जब कोई कानून नहीं बना होता है, जब कोई कानून नहीं बना होता है, उस समय आप जिस कानून को फॉलो कर रहे होते हो वो होता है प्रकृति का कानून। प्रकृति का कानून, प्रकृति के नियम ही तो फॉलो, जबकि कोई नियम बना हुआ नहीं है तो किसका नियम फॉलो कर रहे हो? प्रकृति का नियम। समझ गए? तो ऐसी अवस्था जब कोई कानून मनुष्य निर्मित नहीं है, मैन मेड कोई कानून या लॉ नहीं बना हुआ है, मैन मेड कोई लॉ बना हुआ नहीं है, उस अवस्था को कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट का मतलब है अवस्था और नेचर मतलब प्रकृति। तो जब कोई कानून नहीं बना हुआ होता है तब आप किस अवस्था में होते हो? प्रकृति की अवस्था में होते हो, स्टेट ऑफ नेचर में होते हो। और जैसे ही आप अपने कानून बनाने लगते हो, स्टेट ऑफ नेचर खत्म हो जाता है। समझ गए? गेटिंग? क्या अभी हम स्टेट ऑफ नेचर में हैं? अभी अभी नहीं है सर, हम तो संविधान को मान रहे हैं देश के, तो क्या हम स्टेट ऑफ नेचर में हैं? नहीं। स्टेट ऑफ नेचर में कब होते हो आप? जब कोई कानून नहीं बना हुआ होता है, जब आप प्रकृति के कानून बस मान रहे होते हो, प्रकृति की अवस्था बोलते हैं उसको। गेटिंग इट? इस टर्म को याद रखेंगे, स्टेट ऑफ नेचर को। चलें आगे। ठीक है सर, यहां हमको क्या समझ में आया? यहां हमको समझ में आया कि अगर किसी भी पॉलिटी को पढ़ना है या समझना है तो वहां पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: रूल मेकिंग, रूल इंप्लीमेंटेशन और रूल एडजुडिकेशन। कानून बनाना, ये नियम लिखा है वैसे, पर नियम का ही फॉर्मल रूप जो होता है कानून होता है। तो कानून बनाना, कानून को इंप्लीमेंट करना और कानून को एडजुडिकेट करना, अगर कोई भी विवाद है तो निस्तारण करना। सर समझ में आ गया? यहां तक, यहां तक डन है? ठीक है। अब हमने अभी तक पढ़ा पॉलिटी। क्या पढ़ा? पॉलिटी। इसी पॉलिटी में जो निकल के आ रही है चीज, एक टर्म निकल के आता है जिसको कहते हैं गवर्नेंस। क्या कहते हैं? गवर्नेंस। पॉलिटी का मतलब आपको कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया? ठीक है। इसको, गवर्नेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था जो है, मतलब जो पूरे के पूरे राज्य की व्यवस्था है, पूरी की पूरी समाज की जो व्यवस्था है, उसको कहते हैं राज व्यवस्था। और ये जो अभी अपन ने तीन पिलर्स देखे ना, रूल मेकिंग, रूल एग्जीक्यूशन और रूल एडजुडिकेशन, ये तीनों के तीनों जो है वो इसी गवर्नेंस के क्या है? पिलर्स हैं। गवर्नेंस के क्या है? पिलर है। तो जो पहला पिलर है आपका, पिलर 1, वो क्या है सर? रूल की जगह लॉ कर देते हैं उसको। क्या कर देते हैं? लॉ। लॉ मतलब कानून, लॉ मेकिंग। फिर आता है पिलर 2, लॉ एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन। और जो P3 आएगा, दैट इज योर लॉ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब विवाद निस्तारण। तो आपकी जो गवर्नेंस होती है, इस गवर्नेंस के तीन पिलर होते हैं। कितने? 3 पिलर्स। गवर्नेंस के कितने पिलर है? 3 पिलर्स। P1 लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशन और लॉ एडजुडिकेशन। और किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में या किसी भी देश में आपको यह इंश्योर करना है कि अगर वहां की पॉलिटी को समझना है, अगर वहां की राज व्यवस्था को समझना है, तो आपको इन तीनों को समझना पड़ेगा। अगर आप किसी भी देश के इन तीनों पिलर्स को समझ जाते हैं, इसका मतलब आप उस देश की पूरी गवर्नेंस को क्या करेंगे? समझ लेंगे। हम अभी दूसरे देशों की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। भारत की अगर गवर्नेंस को हमको समझना है, या इंडियन पॉलिटी, हमारा सब्जेक्ट क्या है? इंडियन पॉलिटी। तो अगर इंडियन पॉलिटी को हमको समझना है, गवर्नेंस को हमको समझना है, तो हमको इन तीनों पिलर्स को क्या करना पड़ेगा? डिटेल में समझना पड़ेगा। और अगर इन तीनों को डिटेल में समझ गए तो इंडियन पॉलिटी पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। सर क्या आप इसके ओरिजिन को ट्रेस कर पा रहे हैं? कहां से आ रहा है? आ रहा है? ओरिजिन कहां से गया? हमने कहा कि बिल्कुल आप पहले हंटिंग गैदरिंग में थे, हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर में हुए, एग्रीकल्चर से सेटल्ड हुए,
सेटल्ड होने के बाद भी अभी आपकी सोसाइटी एग्रीकल्चर से भी आगे बढ़ गई है, अभी आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गए हो, इंडस्ट्रीज हो गई है सर। इसका अपन और पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम अभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे अपन, अभी सिर्फ सब्जेक्ट का क्या बना रहे हैं, एक ओवरव्यू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चले आगे। तो इन तीनों को हमको क्या करना है सर, समझना है, P1 P2 और P3 सर, राज व्यवस्था समझने के लिए। अब भारत की बात करें, करते हैं भारत की बात सर। भारत जो है 1947 में आजाद हुआ सर, 1947 में आजाद हुआ। 1947 में आजादी के पहले भारत में कौन रूल कर रहा था सर? अगर मैं बेसिक स्केलेटन, इतनी उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, ठीक है, बेसिक स्केलेटन जो हिस्ट्री होती है आपकी, जो आपकी हिस्ट्री होती है, अब पढ़ेंगे ही आप, हिस्ट्री की क्लास जब लगेगी तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है आपकी, बड़ी बड़ी 3 पार्ट में, एंशिएंट, मेडाइवल मध्यकालीन और मॉडर्न सर, ठीक है। अगर मैं बेसिक टाइमलाइन देखूं आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का, तो आपको पता चलेगा कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसमें आप करीब करीब जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता से लेके करीब करीब कहां तक जाते हो आप मिडिवल में, 500 से 600 कॉमन एरा तक जाते हो, जाते हो सर। 500 से 600 कॉमन एरा से आप 600 से लेके 1500 तक का जो टाइम है करीब करीब, वो किस में जाता है, मध्यकालीन में जाता है। और करीब करीब 1500 या 1600 से लेके अभी जो 1947 तक का जो पार्ट है वो किस में जाएगा, मॉडर्न में। ये क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, या हिस्ट्री में समझोगे आप, परेशान होने की जरूरत नहीं अगर नहीं समझ आ रहा तो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री ऐसे क्लासिफाई होती है। अब भारत में अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, कि भारत में राज व्यवस्था की बात करूं, तो क्या भारत में राज व्यवस्था 1947 के बाद आई? तो नहीं है सर, राज व्यवस्था तो पहले से थी, बट राज व्यवस्था का टाइप जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग रहा है सर, रहा है। अब अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूंगा, प्राचीन भारत की बात करूंगा, तो प्राचीन भारत की जो राज व्यवस्था थी वो राज व्यवस्था अलग अलग तरीके की थी सर, अलग अलग थी। मोस्टली प्राचीन भारत की जो राज व्यवस्था थी, वो राज व्यवस्था आपने देखा होगा कि आपका जो एक ऋग्वेदिक सिस्टम है, कौन सा, उस ऋग्वेदिक सिस्टम को आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उस ऋग्वेदिक सिस्टम में आपने देखा होगा कि वर्णाश्रम सिस्टम था सर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला था। उसके हिसाब से आपकी राज व्यवस्था चल रही थी। आपका जो क्षत्रिय होता था वो आपका राजा होता था, ब्राह्मण जो है वो आपके राजपुरोहित हैं सर, वैश्य जो है वो आपके व्यापार कर रहे हैं, शूद्र जो है वो क्या कर रहे हैं, सर्विस का काम कर रहे हैं। और इनके नीचे कौन आ रहे हैं सर, अनटचेबल सारे, जो कि इन चारों से क्या है, अलग है। एक ये व्यवस्था चलती थी। इस व्यवस्था में राजा तो है ना सर, राजा चल रहा है, और राजा अपनी प्रजा के लिए कलेक्टिव डिसीजन ले रहा है, सिंपल सी बात है, राजा ले रहा है कलेक्टिव डिसीजन। और ये जो कलेक्टिव डिसीजन लिया जा रहा है यही तो पॉलिटी है सर, यही तो राजतंत्र है। तो चल रहा था इतने साल तक, तो पुराने समय में यही चला सर, एंशिएंट टाइम में। आप मिडिवल टाइम में देखोगे तो भी मोर और लेस आपका राजा वाला मामला चल ही रहा था, थोड़ा बदलाव हुआ। मॉडर्न टाइम में जब आप आओगे आधुनिक में, तो आधुनिक में आप देखोगे कि नए नए कंसेप्ट निकल के आएंगे, जिनमें से एक कंसेप्ट निकल के आता है, दैट इज द डेमोक्रेसी। क्या निकल के आ रहा है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। ये जो 1600 और 17वीं शताब्दी है, 16वीं 17वीं, इन्हीं में ये कंसेप्ट निकल के आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का। इसके पहले लोकतंत्र की कोई कंसेप्ट नहीं थी। डेमोक्रेसी वर्ड यूज हुआ था एंशिएंट रोम में, पर वो डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी नहीं है। वो डेमोक्रेसी बहुत लिमिटेड डेमोक्रेसी थी, अलग होती थी, उसमें नहीं जाना है आपको। यहां मैं बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो है वो 16वीं 17वीं शताब्दी में आया, उसके पहले नहीं था सर। क्योंकि यहां पे आके आके लोगों के अंदर रीजन डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, रीजन का मतलब है क्वेश्चन करने की क्षमता। जब आपका एंशिएंट और मिडिवल टाइम जो था, उसमें लोग सवाल नहीं पूछते थे राजा को, लोग सवाल नहीं पूछते थे राजा को। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ज्यादा बहुत साइंटिफिक टेम्पर नहीं था सर। और वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ बहुत बाद में, और वो डेवलप कब हुआ, मॉडर्न टाइम में। इसीलिए तो इसको मॉडर्न कहते हैं, आधुनिक, क्योंकि आधुनिकता ने लोगों को अपने अधिकारों से अवगत कराया। समझ गए, हम इसको पढ़ेंगे सर। तो यहां पे आपको डेमोक्रेसी और नए नए वर्ड्स क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे सर। तो राजतंत्र, या फिर हम अभी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग या पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी तो बहुत पहले से चल रही थी सर, चल रही थी। बट हमें जो पॉलिटी इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है 1947 के बाद का। 1947 के बाद का मतलब अभी करंटली हम जिस पॉलिटी में रह रहे हैं, हमको उस पॉलिटी को क्या करना है, समझना है सर। उसके पहले की पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसको समझने में, बट हमें इसके बाद की पॉलिटी को समझना है। गेटिंग इट? चलें आगे, ठीक है। अब देखिए सर,
1947 के पहले भारत में कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश। कौन कर रहे थे? ब्रिटिश। ब्रिटिश भारत में करीब करीब 250 साल रहे सर, रहे। और जब 250 साल उन्होंने शासन किया तो उन्होंने अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाए, वही जनता के लिए रूल बनाते थे, वही उनको इंप्लीमेंट करते थे। वो इंप्लीमेंट करते थे, रूल बनाते थे। 47 में जब देश आजाद हुआ तो वहां पे एक सिंपल सी कल्पना निकल के आती है। हमारा जो पूरा का पूरा नेशनलिस्टिक मूवमेंट है, हमने जो आजादी के लिए क्या किया है, मूवमेंट किया नेशनलिस्टिक, उस मूवमेंट के अंदर हमने एक कोशिश हमेशा करी कि हमें हमारा कानून बनाने का अधिकार दो, हमें हमारा क्या बनाने का अधिकार दो? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, आप हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना के थोपोगे नहीं। तो थ्रू आउट द मूवमेंट हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट से अवगत करा रहा हूं, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है फिर बता रहा हूं। मैं सिर्फ सब्जेक्ट से अवगत करा रहा हूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो जब 1947 में भारत को यह मिला कि हमको अपना संविधान बनाने का क्या मिला? राइट मिला। तो 1946 में ब्रिटिश ने भारतीयों को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी। क्या दी सर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है संविधान सभा। क्या मतलब होता है? संविधान सभा। उन्होंने बोला ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के पास अधिकार है कि ये क्या बनाएगी सर? क्या बनाएगी? आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। समझ आ रहा? तो 1946 में उन्होंने ये संविधान सभा हमको दे दी और उसके बाद हमने समय लिया अपना, और इस संविधान सभा ने मिलकर भारत के संविधान को क्या किया सर? बनाया। और फाइनली भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ सर? लागू हुआ। ये हम सब लोग जानते हैं सर, ये हम सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया? इंप्लीमेंट कर दिया। चलिए अब हम बेसिक पे जाते हैं कि अगर हमको इंडिया की पॉलिटी को समझना है, इंडिया की पॉलिटी को, तो हम तीन चीजों को समझेंगे। ध्यान से देख लो। पहली चीज जो हमको समझनी है, द फर्स्ट थिंग इज द लॉ मेकिंग। सेकंड चीज हम समझेंगे लॉ एग्जीक्यूशन, और थर्ड समझेंगे आपका लॉ एडजुडिकेशन। ठीक है? देखिए, जब लॉ मेकिंग की बात हो रही थी, अब वापस उस गांव पे चले जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे चले जाए। पीपल के पेड़ के नीचे वो लोग कानून बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं। पास का एक और गांव है, उसमें भी लोग पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं। थोड़ा दूर एक और गांव है, उसमें पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं। बना रहे हैं। 5 ऐसे गांव हैं जहां सब लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कानून बना रहे हैं। बना रहे हैं। अब एक गांव है, उस गांव का आदमी वो गांव छोड़ के दूसरे वाले गांव में चला गया रहने के लिए, चला गया। अब वो इस वाले गांव के कानून जानता था जिस गांव में वो पहले रहता था, पर नए गांव के कानून वो नहीं जानता था। फिर वहां टंटा हो गया, वो फंस गया ना वहां पे, क्योंकि वहां के कानून उसको नहीं पता। सिमिलरली कोई भी अगर एक गांव से दूसरे गांव जाएगा तो वो तो कानून में फंस जाएगा, फिर फंस जाएगा सर। तो इन्होंने कहा यार ऐसे अगर हर गांव अपना अपना कानून बनाता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको समस्या आएगी। तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? कानून बनाने की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो सिंपली जो प्रोसेस निकल के आती है वो होती है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान से सुनना। क्या प्रोसेस हो सकती है? एक हो सकती है सेंट्रलाइजेशन और एक हो सकती है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। ठीक है? भारत जो है, जब मैं पूरे देश को देखता हूं ऐसे, तो मुझे पता चलता है पूरा का पूरा इंडिया जो है ये एक देश है सर, है एक कंट्री। पर ये जो देश है वो अंदर बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है।
बहुत सारे राज्य हैं सर, है। तो जब मैं देखता हूं कि मेरा जो पॉसिबल प्रोसीजर है, अगर मैं कानून बनाने की प्रक्रिया करूं, वो कानून बनाने की प्रक्रिया मेरी सेंट्रलाइज होनी चाहिए कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? सेंट्रलाइजेशन वाले हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो सेंट्रलाइजेशन वाले। कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन वाले हाथ खड़ा करो। बाकी क्या नल एंड वॉइड हो रहे हो, नोटा वाले हो क्या? नोटा में वोट वेस्ट हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन किस किस को लग रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन किस किस को लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है, दो तीन लोगों को लग रहा है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक जगह पे कानून बनेगा और पूरे के पूरे देश को वो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है हर जगह अलग अलग कानून बनेगा और उसी से देश चलेगा। दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं सर, है। क्योंकि अगर आप सेंट्रलाइजेशन पे चले जाओगे तो भारत तो इतना डाइवर्स है कि 10-15 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट चले जाओगे तो आपके खाने पीने का तरीका बदल जाता है। तो वन साइज फिट फॉर ऑल काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। एक एक्सेल के शर्ट में अगर तुम सबको डालोगे, डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल वालों को, एम वालों को, एल वालों को, चलेगा क्या? वन साइज फिट फॉर ऑल काम नहीं करेगा। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन वाज नॉट वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया वाज वेरी डाइवर्स कंट्री। गेटिंग इट? इंडिया वाज नहीं, इंडिया इज। अभी डाइवर्सिटी खत्म थोड़ी हुई है, बढ़ रही है डे बाय डे, समझ रहे हो? अभी वो एक ऐप चल रहा है ना, क्या ऐप चल रहा है वो? गिबली गिबली, क्या है वो, क्या नाम है उसका? गिबली नाम है? मुझे तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता उसका, पता चला गलत कर रहा हूं। गिबली, हाँ वो गिबली, गिबली का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें गिबली यही है ना? हाँ, उसमें एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, वो एक उसकी महिला खड़ी है, उसकी पत्नी, और उसने ना गाउन पहना हुआ है, वो मतलब क्रिश्चियन गाउन पहनते हैं ना, बड़ा बड़ा, ठीक है। तो वो व्हाइट गाउन उसने पहना है, तो उसके गाउन का जो एडिशनल कपड़ा है ना, एडिशनल कपड़ा नहीं संभलता है, तो वो हाथ में ऐसे था, ऐसे पकड़ा हुआ होगा उसने, और वो पीछे वो खड़ा है। तो इन दोनों ने क्या किया, उसके हस्बैंड ने उस फोटो को वो किया, गिबिली, ठीक है। तो उसने गिबिली का फोटो निकाला, तो उसमें वो हाथ में जो ऐसे कपड़ा था ना, तो उस गिबिली को लगा इसने बच्चा होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो उसने उस महिला के हाथ में क्या दिखा दिया? एक छोटा सा बच्चा दिखा दिया, है ना। और उसके बाद से ये व्यक्ति संशय करने में लगा हुआ है कि ये कहां से आया है, समझ रहे हो? तो गिबिली बहुत समस्याएं भी पैदा कर सकता है। ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे ट्रेंड में डायरेक्टली नहीं पड़ जाना है, हो सकता है इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? ऐसे ट्रेंड बहुत आते हैं। सब लोग लगे हुए हैं अभी। किस किसने बनाया है गिबिली पे? ये फ्री में बन रहा है, पैसे लग रहे हैं इसके? फ्री में बन रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो ठीक है, जो भी है सतर्क रहना। कुछ भी हो सकता है। वेट ना, चलो आ जाओ इधर। तो सेंट्रलाइजेशन का तो अपना नुकसान है सर। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, सेंट्रलाइजेशन विल नॉट वर्क, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन अभी बताया उसका नुकसान। एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव चला जाएगा, कानून अलग अलग है, तो उसका तो बंटाढार हो जाएगा, लुट डूब जाएंगे। इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के भी नुकसान है और सेंट्रलाइजेशन के भी नुकसान है। दोनों के अपने अपने क्या है? नुकसान है। तो जब दोनों के नुकसान है तो आप पूरा दोनों में नहीं जा सकते, न पूरा सेंट्रलाइज हो सकते हो, न पूरा डिसेंट्रलाइज हो सकते हो। आपको दोनों को मिक्स करके रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप लॉ मेकिंग कर रहे हो तो उस लॉ मेकिंग में न ही पूरा सेंट्रलाइज जाना है, न ही पूरा डिसेंट्रलाइज जाना है। ऐसे इश्यूज, ध्यान से सुनो, ऐसे इश्यूज जिनका लोकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है, लोकल सिग्निफिकेंस समझ गए ना, जिनका पूरा का पूरा जो सार्थकता है वो लोकल इश्यूज पे डिपेंड करती है, उन सारे इश्यूज को किसमें डालना है आपको? डिसेंट्रलाइजेशन में डालना है। किसमें डालना है? डिसेंट्रलाइजेशन में। कि हाँ, उन इश्यूज पे कानून जो है वो डिसेंट्रलाइज लेवल पे ही बनने दो, नीचे स्तर पे बनने दो, उसके अंदर केंद्र से कानून डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि कुछ इश्यू ऐसे हैं जिन पे सेम कानून होना चाहिए थ्रू आउट पूरी कंट्री, तो उन इश्यूज को कहां रख लो आप? सेंट्रलाइजेशन की श्रेणी में रख लो। समझ में आया? क्लियर? और ऐसे इश्यूज जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसको इसमें रखना चाहिए या उसमें रखना चाहिए, एक काम करो, एक और लिस्ट बना दो, उस लिस्ट में दोनों के लिए रख दो कि जिसको बनाना है वो बना ले। अगर सेंट्रलाइजेशन टाइप लग रहा है तो सेंट्रलाइजेशन को बनाने दो, डिसेंट्रलाइज लग रहा है तो डिसेंट्रलाइज को बनाने दो। समझ में आ रही है?
तो जब देश हमारा आजाद हुआ तो देश की डाइवर्सिटी को देखते हुए, देश की डाइवर्सिटी को देखते हुए हमारे देश में जो कानून बनाने की व्यवस्था है उसको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों रखा गया सर। समझ में आ रहा है? तो कानून जो बनाने की व्यवस्था है उसमें एक कानून बनेगा सर सेंट्रल में। कहां बनेगा? सेंट्रल में। और जो सेंट्रल में कानून बनेगा वो पूरे देश के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? पूरे देश के लिए। और इसको बनाने वाली जो बॉडी है उसका नाम है पार्लियामेंट। क्या नाम है सर? आपकी संसद सर। गेटिंग इट? और सेकंड आ रहा है डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज लेवल का मतलब है हर राज्य अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा सर। बनाएगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर आपने एक और बॉडी बना ली जिसका नाम है छत्तीसगढ़ की विधान सभा। ठीक है, वैसे विधानसभा नहीं बोलना है, स्टेट लेजिस्लेचर बोलना है इसको। क्या बोलना है? स्टेट लेजिस्लेचर। एक्चुअली ये जो आपका लॉ मेकिंग का प्रोसेस है, इस लॉ मेकिंग के प्रोसेस की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन। आपकी कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाने की प्रक्रिया लेजिस्लेशन, कानून को इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूशन, या इसको करता है कौन? एग्जीक्यूटिव। और यहां जो लॉ एडजुडिकेशन है इसको कहते हैं आपकी जुडिशरी। क्या कहते हैं? जुडिशरी का मतलब है आपकी न्यायपालिका। तो इन तीनों का हिंदी क्या होता है? ये होती है आपकी विधायिका। क्या होती है? विधायिका। ये होती है आपकी कार्यपालिका और ये होती है आपकी न्यायपालिका। तो आपकी राज व्यवस्था के जो तीनों पिलर्स हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। गेटिंग इट? अब आपकी जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो इंडिया में कितने लेवल पे होती है? 2 लेवल पे होती है। तो लेजिस्लेचर जो है इंडिया का, जो विधायिका है वो 2 स्तर पर है, एक सेंट्रल लेवल पर है और एक स्टेट लेवल पर है। तो इंडिया में कितने? स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल सर। 2 लेवल पे इंडिया में लॉ मेकिंग होती है, 2 लेवल पे इंडिया में लेजिस्लेशन होता है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। अब कौन से इश्यू पे स्टेट कानून बनाएगा और कौन से इश्यू पे केंद्र कानून बनाएगा, वो इश्यूज जो हैं उनको आपने एक लिस्ट बना के संविधान में डाल रखा है। समझ में आ रहा है? तो आपने एक लिस्ट बना ली है और वो लिस्ट बना के आपने संविधान में डाल दी है। उसमें से एक लिस्ट है उसका नाम है सेंट्रल लिस्ट। क्या नाम है? सेंट्रल नहीं, यूनियन लिस्ट है। क्या नाम है? यूनियन। यूनियन का मतलब कौन है? केंद्र में जो है सरकार। मतलब पार्लियामेंट किन किन इश्यूज पे कानून बनाएगी वो कहां लिखा हुआ है? यूनियन में। एक लिस्ट का नाम क्या है? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सरकारें किस किस पे कानून बनाएगी वो किसमें? स्टेट में। और एक लिस्ट और है जिसका नाम है कॉन्करेंट। क्या है? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है जिसपे पार्लियामेंट भी बना सकती है और राज्य भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? और दोनों अगर एक साथ बना लेंगे तो केंद्र के कानून को माना जाएगा, राज्य वाले को माना नहीं जाएगा। इसका ध्यान रखना। एक एग्जांपल देता हूं। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक एग्जांपल है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस। क्या है? पुलिस। आपने देखा होगा पुलिस जो है वो स्टेट इशू है। क्या है? स्टेट इशू। क्यों स्टेट इशू है? क्योंकि वो लिस्ट में है सर। हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में है वो। हर राज्य के लफड़े अलग अलग है सर। लफड़े मतलब समस्याएं अलग अलग है। बेसिक सी बात है। छत्तीसगढ़ की समस्याएं क्या है? अलग अलग समस्याएं। राजस्थान की समस्याएं अलग है, क्योंकि समस्याएं वहां पे, विवाद जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वहां के लोकल कस्टम से जुड़े विवाद ज्यादा होते हैं। तो जब विवाद वहां के ज्यादा हो रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपनी पुलिस रिक्रूट करके वहां भेजेगी तो काम हो जाएगा क्या? नहीं। इसीलिए राज्य सरकारों को यह अनुमति दी है कि राज्य अपनी पुलिस का रिक्रूटमेंट खुद करें सर। समझ गए? इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पुलिस को आप देखते हो तो पुलिस के कंधे पे जब आप देखते हो तो वहां लिखा होता है, छत्तीसगढ़ पुलिस पे लिखा होता है छपू। क्या लिखा होता है? छपू लिखा होता है। छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा होता है। राजस्थान पे लिखा होता है रापू। ठीक है, वो सब ठीक है। दिल्ली वाले में दीपू लिखा होता है ना? और दिल्ली के लोग छेड़ते हैं दिल्ली पुलिस को, ए दीपू, है ना? तो दिल्ली पुलिस गुस्सा आ जाती है, अरे आपको, और वो पीछे दीपू खड़ा है ना, दीपक, उसको बुला रहे हैं। होता है ऐसा। दीपू। ठीक है। हप्पू, हरियाणा पुलिस पे हप्पू लिखा हुआ है। ठीक। और से और लगा देते हैं पीछे, सिंह और हप्पू से।
हरियाणा पुलिस सेवा लिखा रहता है ना, शोल्डर पे देखा होगा आपने। तो ये आपने देखा कि हर राज्य की नाम पे, हर राज्य की क्या होती है, पुलिस होती है सर, होती है पुलिस, हर राज्य के नाम पे उसकी पुलिस होती है। अब पुलिस का स्ट्रक्चर अपन आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में कि पुलिस कैसे होती है, पर आप सिंपली मैं आपको बता देता हूं, हर राज्य जो होता है, जैसे छत्तीसगढ़ की अगर अपन बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो छत्तीसगढ़ पुलिस है, उसमें जो रिक्रूटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट जैसी भर्ती करेंगे, भर्ती करने का जो स्तर होता है, जो छत्तीसगढ़ भर्ती करेगा राज्य अपनी, वो भर्ती करता है 3 स्तर पे। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। सबसे लोएस्ट स्तर होता है वो कांस्टेबल की भर्ती करता है। किसकी? कांस्टेबल, आरक्षक की भर्ती करते हैं। सबसे लोएस्ट भर्ती है ये, राज्य सरकार करती है सर, करती है। उसके ऊपर आएगी आपकी एसआई की रिक्रूटमेंट, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होगी, उप निरीक्षक की। ये जो भर्ती है ये भी कौन करती है? राज्य सरकार करती है। सब इंस्पेक्टर, जिसको नॉर्मली थानेदार बनाते हैं सर, एसएचओ वगैरह, ठीक है। एसआई के ऊपर जो भर्ती होती है वो होती है डायरेक्ट किस लेवल पे? डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये आप सीजीपीएससी से बनोगे। किससे? सीजीपीएससी अगर क्लियर करोगे तो डीएसपी बनते हैं ना सर, बनते हैं। ये डीएसपी का रिक्रूटमेंट भी कौन करती है? राज्य सरकार करती है। गेटिंग इट? तो ये 3 जो भर्तियां हैं, तीनों भर्तियां, ये तीनों भर्तियां कौन करता है? आपकी राज्य सरकार करती है सर। अब एक जो भर्ती है जो केंद्र सरकार करती है, जो सेंट्रल करता है, वो करता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, जो आप यूपीएससी क्लियर करके बनते हो, ठीक है। ये जो आईपीएस होता है, वो आईपीएस इन सब का सीनियर होता है सर, इन सब का बॉस होता है। आईपीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करके किसको भेज, कहां भेज देती है? राज्य के पास भेज देती है। तो राज्य सरकार में अपनी सेवा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो बाकी की तीनों भर्तियां हैं, ये कौन करता है? छत्तीसगढ़। तो ये जो व्यक्ति जो जाएगा राज्य में, इस व्यक्ति के कंधे पर छप्पू नहीं लिखा रहेगा। अगर वो यहां आएगा तो उस व्यक्ति के कंधे पे भापू से लिखा होगा। क्या होगा? भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस लिखा रहता है, आईपीएस लिखा होता है, ठीक है। बाकी इन सब के कंधे पे ये लिखा रहता है। राजस्थान जाओगे तो वहीं यही सब, मोस्टली यही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। 3 लेवल पे यहां और 1 लेवल पे वहां सर, ठीक है। ऐसा ही आपका इंसाइनिया वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये अभी जरूरत नहीं है। बट कांस्टेबल को कोई इंसाइनिया नहीं होता है सर, उसके शोल्डर पे कोई स्टार नहीं होता है। इधर आप जाओगे तो 2 स्टार होते हैं। कितने? ये 2 स्टार की रिक्रूटमेंट है। अगर आप एसआई से प्रमोट होकर सीआई वगैरह, टीआई वगैरह बनोगे तो स्टार कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। और आप डीएसपी कभी बने तो फिर एक सत्यमेव जयते लग जाएगा वहां। क्या बन जाएगा? सत्यमेव जयते लग जाता है पूरा का पूरा। एक तो आप डीएसपी बन जाते हो, एडिशनल एसपी वगैरह डीएसपी, ठीक है। और यहाँ आईपीएस जब आप बनते हो तो आप डायरेक्टली यूजुअली सत्यमेव जयते और 1 स्टार लगा रहता है। ये बड़ी पोस्ट हो जाती है, समझ गए। फिर आपके स्टार बढ़ते रहते हैं तो आपकी पोस्ट बढ़ती रहती है। ये तो बाद में पढ़ेंगे, चले। तो यहाँ मेरे को ये समझ में आया कि मेरा जो पुलिस है वो लोकल इश्यूज से प्रभावित होता है सर। इसीलिए मैंने पुलिस को किस में रखा है? कौन सी लिस्ट में? स्टेट लिस्ट में रखा है। तो इसी तरीके से इश्यूज को 3 लिस्ट में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कितने स्तर पे होती है? दो ही है। 3 कहां है? 3 नहीं है। नहीं नहीं, स्तर थोड़ी है ये, स्तर तो 2 ही ना, केंद्र और राज्य। ये तो लिस्ट है 3। इस पे यूनियन बनाएगी, इस पे स्टेट बनाएगा, इस पे दोनों बनाएंगे ना, बोथ। कौन बनाएंगे? दोनों बनाएंगे। स्तर तो 2 ही है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। तो 2 लेजिस्लेचर है इंडिया में, एक यूनियन लेजिस्लेचर है और एक स्टेट लेजिस्लेचर। एक संघीय विधायिका है, यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ। एक संघीय विधायिका है और एक राज्य की विधायिका है। गेटिंग इट? यहां तक डन है। ये आपका हो गया लॉ मेकिंग का प्रोसेस, हुआ लॉ मेकिंग। अब आता है लॉ के इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस। लॉ इंप्लीमेंटेशन का मतलब है लॉ इंप्लीमेंट करेगा कौन। पर पहले मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा, पहले अपन इसको कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। अब यहां पे ये जो मैंने बॉडीज बता दी 2, एक बता दी पार्लियामेंट और एक बता दिया स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये लोग कौन है जो कानून बना रहे हैं? ये लोग कौन है जो कानून बना रहे हैं? तो यहां पे मेरे पास जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, वो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है कि मैं कह रहा हूं मेरा पार्लियामेंट, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर बता रहा हूं। मैं सिर्फ अभी आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि सिस्टम का ओवरव्यू क्या है। फिर इनकी डिटेल पढ़ेंगे आराम से ताकि वो समझ में आएगा, है ना। पता चला अभी कहोगे अरे क्या इतना जल्दी जल्दी पार्लियामेंट खत्म भी कर दिया। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट पूरा चैप्टर है, एक सप्ताह चलने वाला चैप्टर है। अभी मैं सिर्फ कहानी सुन रहे हैं अपन। तो पार्लियामेंट जो है इसको बोलेंगे यूनियन लेजिस्लेचर। क्या है सर? ये यूनियन लेजिस्लेचर। अब ये जो आपका
ये जो आपका पूरा का पूरा देश आपको दिख रहा है, दिख रहा है। यूनियन लेजिस्लेचर जो है आपका, केंद्र में जो कानून बनाने वाली बॉडी है पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट के 3 स्तंभ है सर, कितने? 3 स्तंभ। 3 लोगों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। एक आती है आपकी लोकसभा, कौन है? लोकसभा। एक आती है आपकी राज्यसभा, और एक आता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। यहां जो आपको लोकसभा दिख रही है, लोकसभा, वही हमारा अभी फोकस पॉइंट है। लोकसभा, लोकसभा के लिए क्या करते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जो देश है, पूरा का पूरा जो मैप दिख रहा है, इस पूरे के पूरे मैप को ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है संसदीय क्षेत्रों में। किसमें? संसदीय क्षेत्रों में। संसदीय क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनको बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, टोटल होती है भारत में अभी वर्तमान में कितनी है? 545। कितनी है? 545। और हर राज्य की अलग अलग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे छत्तीसगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? 11। छत्तीसगढ़ को 11 सीट मिली हुई है 545 में से। उसी तरीके से राजस्थान को कितनी मिली हुई है? 25 है। 25 है, ठीक है। उसी तरीके से यूपी को सबसे ज्यादा मिली हुई है, कितनी? 80, सबसे ज्यादा 545 में 80। फिर आता है कौन? बिहार है, बिहार को 40 मिली हुई है सर, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को 48 है। वेस्ट बंगाल को है 42, तमिलनाडु को है 39। डोंट वरी, इसका लिस्ट मिलेगा आपको, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस पता रखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो किसका है? यूपी का। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। ये उसकी स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से मिलता है कि किसको कितना मिलेगा, समझ गए? तो हर स्टेट के अंदर संसदीय क्षेत्र जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर क्या है? अलग अलग है सर। और सबसे ज्यादा किसमें? यूपी में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें एग्जांपल के लिए अभी हम लोग रायपुर में रहते हैं। रायपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है सर। छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी है? 11। 11 में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है? रायपुर। तो रायपुर जो क्षेत्र है, इस रायपुर क्षेत्र के लोग मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, और उस रिप्रेजेंटेटिव को कहां भेजेंगे? लोकसभा में। तो लोकसभा में टोटल कितने लोग आएंगे पूरे देश से? 545। ये 545 लोग जो हैं, जो पूरे के पूरे देश से आ रहे हैं सर, इसको ज्वाइन करने। किसको? लोकसभा को। ये लोग उस लोकसभा का क्या बनेंगे? मेंबर्स बनेंगे। उनको कहेंगे लोकसभा मेंबर्स। और क्योंकि लोकसभा किसका पार्ट है? पार्लियामेंट का, इसीलिए वो लोग हो जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट में कहते हैं एमपी। क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको हिंदी में कहा जाता है सांसद। क्या कहते हैं? सांसद। तो रायपुर से एक सांसद, और पूरे छत्तीसगढ़ से लोकसभा के कितने सांसद चुने जाते हैं? 11 चुने जाते हैं सर। और हर राज्य से अलग अलग नंबर ऑफ सांसद चुने जाते हैं। पूरे भारत से टोटल सांसद चुने जाते हैं 545। और ये 545 लोग कहां बैठते हैं सर? लोकसभा में। और लोकसभा कहां है सर? संसद कहां है आपकी? दिल्ली में। समझ गए? तो ये हो गए 545 लोग। ओके। अब आओ आपके, मैंने कहा कि 2 जगह पे कानून बनता है। एक बनता है केंद्र में। तो केंद्र में कौन बनाने वाली बॉडी है? पार्लियामेंट। उसी तरीके से राज्य में भी तो एक बॉडी होती है। तो राज्य में जो बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं अपन? स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। राज्य की विधायिका है। अब छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूं, तो छत्तीसगढ़ जो है आपका सीजी, छत्तीसगढ़, उस छत्तीसगढ़ के अंदर आपका पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ अपनी स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करता है? चूज करता है सर। करता है। और वो चूज ऐसे करता है कि अभी अभी कुछ दिनों पहले आपने भारतीय जनता पार्टी जीती सर चुनाव, विष्णुदेव साय साहब क्या बने? मुख्यमंत्री बने। तो ये आप यहां पे देखोगे ध्यान से कि यहां पे आपका विधानसभा चुनाव होता है। क्या होता है? विधानसभा। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसी को क्या कहा जाता है सर? विधानसभा। हर राज्य में क्या होती है? अपनी अपनी विधानसभा होती है। और हर राज्य अपने अपने विधानसभा के मेंबर्स को क्या करता है? चुनता है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कितने मेंबर है सर? 70। कितने? 70 है ना? छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कितने लोग हैं? 70 मेंबर्स ही तो हैं। 70 है? नहीं, 90 है। तो बोलो ना, 70 दिल्ली में है। अभी चुनाव हुआ था दिल्ली का, तो दिल्ली याद आ रहा है। कितने मेंबर है?
90 मेंबर है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में। तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जो है, उस छत्तीसगढ़ को क्या किया जाता है, वापस वैसे ही तोड़ा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है वो होती है आपकी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और टोटल छत्तीसगढ़ को कितने भाग में तोड़ा गया है, 90 भागों में। और हर 90 भाग में एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि रायपुर के अंदर आई थिंक 5 या 6 विधानसभा है। रायपुर दक्षिण अलग है, रायपुर उत्तर अलग है, रायपुर पश्चिम अलग है, रायपुर देहात अलग है, मतलब मुझे पता नहीं है पर है, अलग अलग है ना। रायपुर के अंदर 5 या 6 विधानसभा है, समझे। तो उसमें से एक एक विधानसभा से वापस लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं सर, और चुन के कहां भेजते हैं, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भेजते हैं, ठीक है। और विधानसभा को इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो 90 लोग चुन के आते हैं वो मेंबर हो जाते हैं किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है एमएलएस। क्या बोलते हैं, एमएलएस। तो आपने जो 545 पूरे देश से चुने थे वो हो गए आपके एमपीस। क्या हो गए, एमपीस। पर आपने अपने राज्य के अंदर जो राज्य की विधानसभा में चुन के भेजे हैं वो होते हैं आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस। समझ में आ गया सर। तो छत्तीसगढ़ में 90 एमएलए हैं, उसी तरीके से राजस्थान में 200 है, यूपी में 300 से ज्यादा है। यूपी क्या है, यूपी में बहुत लोग हैं सर, इतने लोग हैं यूरोप खत्म हो जाता है, बहुत लोग हैं यूपी में, समझ रहे हो। चले आगे, यहां तक समझ पा रहे। तो आपको यह समझ आ गया कि ये जो 90 लोग हैं, अब छत्तीसगढ़ के अंदर आपने 90 लोगों को चुन लिया, वो आपके क्या हो गए, एमएलए हो गए, ठीक है। अब यहां पे आ रहा है आपका, वापस केंद्र में आ जाओ, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पहला आ गया आपका लोकसभा, सेकंड आपका क्या आ रहा है, राज्यसभा। अब ये राज्यसभा जो है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा होती है, लोकसभा में तो आपने रायपुर से बंदा भेज दिया ना, लोकसभा में रायपुर से बंदा भेज दिया। बट यहां एक सभा और है जिसको कह रहे हैं आप राज्यसभा। और इस राज्यसभा में हर राज्य को अलग अलग नंबर ऑफ सीट अलॉटेड होती है। केंद्र में, वहां नहीं, वहां तो है ही, केंद्र में। ये तो आपके हैं, ये तो 90 किसके लोग हैं, आपके लोग हैं। आपके केंद्र में लोग भी होंगे और वो होंगे आपकी राज्यसभा में। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में कितने लोग हैं सर, 5। कितने, 5 लोग। और राज्यसभा के अंदर टोटल सीट्स होती है 245। कितनी, 245। समझ पा रहे। तो ये जो 545 है वो तो लोकसभा के मेंबर है सर। छत्तीसगढ़ से कितने लोग जाते हैं लोकसभा में, छत्तीसगढ़ से लोकसभा में कितने जाते हैं, 11। और राज्यसभा में कितने जाएंगे, 5। समझ गए। उसी तरीके से हर राज्य से भी अलग अलग नंबर जाता है। जैसे लोकसभा का नंबर हर राज्य के लिए अलग अलग है, उसी तरीके से राज्यसभा का नंबर भी हर राज्य के लिए क्या रहेगा सर, अलग अलग रहेगा। अभी कहानी सुनो बस, कुछ नहीं पढ़ना नहीं, अभी लिखोगे नहीं चलेगा, बस कहानी अपने दिमाग में उतार लो कि सिस्टम ऐसे चलता है। इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से कितने भेजने, 5। मतलब 245 के अंदर छत्तीसगढ़ के कितने लोग होंगे, 5। 545 में छत्तीसगढ़ के कितने, 11। समझ में आ गया, डन। अब ये जो 545 में आपने 11 चुने छत्तीसगढ़ के, उनको तो आपने ही चुना, आपने चुना ना भाई। 11 लोगों को किसने चुना सर, आपने चुना। रायपुर के लिए वोट किया आपने, वैसे बिलासपुर के लिए वोट करोगे। टोटल 11 सीट्स हैं, है ना। एक जगदलपुर की अलग सीट है सर, बस्तर की, सरगुजा की अलग सीट है। टोटल 11 सीटें हैं। उन 11 सीट पे 11 लोगों को चुन के आपने भेज दिया सर। लोगों ने चुना, लोगों ने भेजा, इसीलिए इसका नाम क्या है, लोकसभा है, लोगों की सभा है सर। 245 जो राज्यसभा में है, इनमें कितने भेजने आपको, 5 भेजने। अब ये 5 कहां से आएंगे, ये 5 आते हैं, ये जो 90 लोग आपने चुने ना, ये 90 आपने चुने, अभी आपने विधानसभा वोटिंग डाली होगी सर। ये जो 90 लोगों को आपने चुना जो आपके एमएलए हैं, ये 90 लोग अपने अंदर में से 5 लोगों को चुनेंगे। इन्हीं 90 में से अपने में से 5 को चुनेंगे और उन 5 को कहां भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे कि आप राज्यसभा के मेंबर हो छत्तीसगढ़ से। समझ में आ रहा है। इन 90 में से ही चुना जाता है, इन 90 में से, गेटिंग इट। अब 90 में से 5 को वहां भेज देते हैं। उसी तरीके से हर राज्य के अंदर विधानसभा होती है, हर राज्य अपने विधानसभा में से ही अपने ऑप्टिमम जितनी सीट्स होती है उसकी उतने लोगों को कहां भेज देता है, राज्यसभा में। समझ में आ गया। नहीं हो सकता, वही बता रहा हूं मैं।
अगली लाइन पे आ रहा था मैं। देखो ध्यान से सुनो, देखो आपने इन 90 में से 5 लोगों को जब भेज दिया, 5 लोगों को क्या कर दिया, दिल्ली भेज दिया, तो 5 दिल्ली चले गए, तो अब आपकी 5 सीट खाली हो गई ना। वेट ना, जब आपने दिल्ली भेज दिया इन 5 लोगों को, तो आपकी तो 85 लोग ही रह गए, -5 हो गए। तो वास्तविकता में वो 5 सीट आपकी खाली हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बिलासपुर सीट से किसी कोई एमएलए था और उस एमएलए को आपने क्या कर दिया, राज्यसभा भेज दिया। कहां भेज दिया, राज्यसभा भेज दिया। जब आप राज्यसभा भेज देते हो उस व्यक्ति को, तो उसकी बिलासपुर वाली सीट तो खाली हो गई, उसका एमएलए वाला पद खाली हो गया। तो इस तरीके से 5 सीटें छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और जब वो 5 सीट खाली हो जाएगी, तो उन 5 सीटों पे फिर होगा बाई इलेक्शन। क्या होगा, बाई इलेक्शन, या इसको बोलते हैं उपचुनाव। क्या बोलते हैं, उपचुनाव। मतलब एक व्यक्ति एक टाइम पे एमपी और एमएलए दोनों नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। एक व्यक्ति एक समय पे सांसद और विधायक दोनों नहीं हो सकता, वो या तो सांसद रहेगा या विधायक रहेगा, दोनों एक साथ नहीं होल्ड कर सकता कोई भी व्यक्ति। समझ में आ गया, एमपी एमएलए एक टाइम पे नहीं रह सकता। ठीक है, यहां तक यू आर गेटिंग। तो ये 500 245 कहां से आ रहे हैं, ये भी पता लग गया, 545 पता लग गए, 245 पता लग गए। फिर आपके आते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑल टुगेदर अलग से पढ़ेंगे कैसे चुनाव होता है, अभी बस याद रखो कि राष्ट्रपति है। ये तीनों मिलके आपका क्या बनाते हैं सर, पार्लियामेंट बनाते हैं। तीनों से मिलके आपकी बनती है पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट का काम है क्या करना, पार्लियामेंट क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर है। क्या है सर, यूनियन संघीय विधायिका है। तो जो आपकी लिस्ट रहेगी, उस लिस्ट में जो संघीय सूची है, यूनियन लिस्ट, इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या किया जाएगा, कानून बनाएगी। और पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो पूरे के पूरे देश पे लागू होता है सर, सेम लागू होता है। ये होता है वन साइज फिट फॉर ऑल। मतलब पार्लियामेंट ने अगर जो कानून बना दिया वो पूरे पूरे देश में यूनिफॉर्मली लागू होता है, उसमें कोई काट छाट नहीं की जाती है। समझ में आ गया यहां तक, गेटिंग इट। दिस इज हाउ योर पार्लियामेंट वर्क्स। पार्लियामेंट कैसे काम करती है वो बाद में देखेंगे, अभी बस ये है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और लोकसभा के 545 लोगों को आप डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हो, राज्यसभा के 245 लोगों को आपकी विधानसभा भेजती है राज्यों की, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट, दैट्स योर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट भी हो गई और आपकी विधानसभा भी हो गई। तो ये आपका जो सिस्टम हुआ, ये हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड लॉ मेकिंग। तो भारत में लॉ मेकिंग कितने लेवल पे हो रही है, 2, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे कौन करता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा में कितने मेंबर है अभी, 545। कहां से आ रहे हैं, लोग चुन रहे हैं। 545 भागों में पूरा का पूरा देश बटा हुआ है, पॉपुलेशन के बेस पे, एरिया के बेस पे नहीं, पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है। राज्यसभा के 245 मेंबर कहां से आ रहे हैं, राज्यों की विधानसभाओं से आ रहे हैं, समझ में। और प्रेसिडेंट को अलग से इलेक्ट किया जाता है। तो ये हो गई आपकी लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग 2 लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, गेटिंग इट। अब यहां मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं, अगर किसी देश में लॉ मेकिंग सिर्फ एक लेवल पे होती है, ध्यान से सुन लो, अगर किसी देश में लॉ मेकिंग सिर्फ एक लेवल पे होती है, उस कंट्री को कहा जाता है यूनिटरी। क्या कहा जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर। यूनिटरी का मतलब होता है एकांकी। कैसा, एकांकी। एकांकी का मतलब है कि कानून एक ही स्तर पे बनता है, सिर्फ सेंट्रल लेवल पे, वहां पे कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोविजन नहीं है सर, गेटिंग इट, यस। हाँ, नहीं नहीं, मोनार्की अलग होता है, मोनार्की के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां क्या समझने वाली बात है कि अगर किसी देश में कानून जो है वो सिर्फ एक लेवल पे बनता है, कितने लेवल पे, एक लेवल पे, उस कंट्री को कहा जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर। यूनिटरी का मतलब यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल, यूनिट मतलब क्या होता है, एक, गेटिंग इट। और अगर किसी कंट्री में एक से ज्यादा लेवल पे कानून बनता है, जैसे इंडिया में बन रहा है, उस कंट्री को कहा जाता है फेडरल। क्या कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, या इसको कहते हैं संघीय। क्या कहते हैं, संघीय। इसको दिमाग में डाल लो, ये टर्म्स डिटेल में पढ़ेंगे आगे,
मैं अभी सिर्फ कहानी सुना रहा हूं, कहानी समझ जाओ एक दिन, आगे सब समझ में आ जाएगा। हाँ, यूनिटरी स्ट्रक्चर का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप ब्रिटेन ले सकते हो। ब्रिटेन पढ़ेंगे इसके बारे में। ब्रिटेन जो है वहां पे यूनिटरी स्ट्रक्चर है, वहां पे दो लेवल पे कानून नहीं बनता, एक ही केंद्र सरकार है वही कानून बनाती है, एक ही पार्लियामेंट है उसी का कानून मानना है, समझ गए। और फेडरल स्ट्रक्चर में तो इंडिया है ही, इंडिया है, यूएसए को भी फेडरल में ले सकते। व्हेन देयर इज मोर देन वन सेंटर ऑफ पावर, एग्जैक्टली, तो वो हो जाता है फेडरल। इंडिया कैसी कंट्री दोनों में से? इंडिया फेडरल है सर, एग्जैक्टली। इंडिया ना पूरा फेडरल भी नहीं है, नहीं पूरा यूनिटरी है, इंडिया मिक्स है, पर वो बाद में, बात की बात है, टेक्निकल बात बाद में देखेंगे। यहां तक डन है, यहां तक कोई डाउट नहीं है सर। तो इंडिया में जो लॉ, मैंने कहा ना ये तीनों प्रोसेस हमको समझ में आ जाएगी ना, तो हमको आगे का सारा काम समझ में आ जाएगा। तो हमारी लॉ मेकिंग हो गई दो स्तर पे, डाउट की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने लिस्ट भी बना रखी, संविधान में डाल रखी है कि कौन से इशू पे यूनियन बनाएगी, कौन से इशू पे स्टेट बनाएगी। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर लिखा कहां हुआ है? स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है। तो केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे कानून नहीं बनाएगी सर, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट किसका है? वो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। तो राज्य सरकार के किसी भी सब्जेक्ट पर कभी भी केंद्र कानून नहीं बनाता। मतलब ये स्टेट लिस्ट पर कभी भी यूनियन लॉ नहीं बनाएगा, यूनियन लिस्ट पर कभी स्टेट लॉ नहीं बना सकता। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं, पर अगर दोनों का लॉ टकराता है एक दूसरे से, एग्जाम्पल के लिए कोई एक सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, उस सब्जेक्ट पर राज्य सरकार ने कानून बना दिया और उसी सब्जेक्ट पर केंद्र ने भी कानून बना दिया, और दोनों का कानून एक दूसरे से क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में केंद्र वाले कानून को क्या किया जाता है? माना जाता है। समझ में आ रहा है? राज्य वाले को माना नहीं जाता। अगर टकराता है तो दोनों सेपरेट सेपरेट बनाए हैं और नहीं टकरा रहे तो दोनों माने जाएंगे, अगर टकराएगा तो केंद्र वाले को माना जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है सर? आगे चले, लॉ मेकिंग का प्रक्रिया हमको समझ में आया। अब हमारा जो लॉ मेकिंग के बाद की बात है, दैट इज लॉ एग्जीक्यूशन। लॉ एग्जीक्यूशन में चले, चलो अब इसको ध्यान से देखना। लॉ एग्जीक्यूशन को मैं समझा रहा हूं या मिटा दे रहा हूं। देखो सर, आपने आपने क्या किया है सर? आपने लोकसभा को चुना, ध्यान से देखना आप, बहुत सिंपल है। आपने लोकसभा को चुना, किसको चुना? लोकसभा। और लोकसभा जो है वो आपके संसद का अंग है सर, है संसद का अंग। तो या मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये पार्लियामेंट दिख रही है आपकी, यहां पे कौन है भैया? प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये आपकी है लोकसभा, और ये क्या है? राज्य सभा सर, ठीक है। ये आपको दिख रही है आपकी पार्लियामेंट। अब आपको कानून बनाना है, बनाना है कानून। तो पहले मैं कानून बनाने की प्रक्रिया पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं एग्जीक्यूशन पे आ जाऊं। नहीं, पहले कानून बनाने की प्रक्रिया को खत्म कर लेते हैं, सॉरी वो कंप्लीट नहीं हुआ था। कानून बनाने के लिए आपके पास केंद्र में कौन है? ये पार्लियामेंट है। अब कानून बनता कैसे है सर? कोई भी कानून बनता कैसे? कानून बनने की बहुत सिंपल प्रक्रिया है। कोई भी हाउस, या तो वो लोकसभा या फिर राज्यसभा, सबसे पहले एक बिल लेकर आती है। क्या लेकर आती है? बिल। यहां कुछ नए शब्द आएंगे, उनको अभी समझ लो, आगे भी समझाएंगे वापस। बिल लेकर आती है। क्या लेकर आती है? बिल। एग्जाम्पल के लिए आपके 545 लोग इसमें है, 245 इसमें है? इन 545 में से किसी को भी लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, तो वो व्यक्ति अपना खुद का प्रस्ताव लेकर आ सकता है कि भैया मेरे को लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, बनना चाहिए। वो अपना प्रस्ताव जो लेकर आता है पहली बार, उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? बिल। बिल को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेयक। क्या कहते हैं? बिल को हिंदी में क्या कहा जाता है? विधेयक। विधेयक कहते हैं, पक्का? हाँ,
ठीक है, बिल को क्या कहा जाता है? विधेयक। तो सबसे पहले जो विधेयक लेकर आते हैं उस विधेयक को डिस्कस किया जाता है। क्या किया जाता है? डिस्कस। ये 545 लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उस पर करते हैं वोटिंग। क्या करते हैं? वोटिंग। तो लोकसभा में वो हो जाता है पास। क्या हो जाता है? पास। वोटिंग कैसे होती है, बिल कितने टाइप के होते हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में, पार्लियामेंट में। अभी सिर्फ सामान्य प्रक्रिया समझ लो। लोकसभा में बिल आया, विधेयक, विधेयक को उन्होंने क्या किया? डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उस पर क्या करी? वोटिंग। वोटिंग करने पे अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो उसको कहां भेजेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा में भी सेम चीज होगी, वो डिस्कस होगा, उस पर डिस्कशन होंगे। वहां भी अगर वो पास हो गया तो उसको कहां भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने अगर उस पर क्या कर दिया? साइन कर दिया, तो वो जो बिल है, वो जो बिल है जो पास हो जाएगा, तो बिल बन जाएगा आपका अधिनियम, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्ट। बिल के एक्ट बनने की जो प्रक्रिया है वही कानून बनने की प्रक्रिया। समझ में आया? तो विधेयक जो होगा वो अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम। अधिनियम का मतलब है वो पास हो चुका है सर। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। अब अगर, और ये कहीं भी इनिशिएट हो सकती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह। अगर वो राज्यसभा में इनिशिएट हो रही है, यहां से शुरू हो रहा है, तो वो डिस्कशन करके वोटिंग करके कहां भेजेंगे? लोकसभा भेजेंगे। ऐसा नहीं कि वही इनिशिएट होगा, नहीं, दोनों में से कहीं भी चालू हो सकता है वो, लोकसभा या राज्यसभा, और दोनों एक दूसरे को भेज सकते हैं। अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति ही उस पर साइन करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? अधिनियम। आपको बिल और एक्ट में डिफरेंस पता चल गया? जब तक वो डिस्कशन की स्टेज में है वो बिल ही है सर। जब तक वो डिस्कस हो रहा है तब तक वो क्या है? विधेयक ही है। लोकसभा में डिस्कस होके वो राज्यसभा चला गया, तब तक भी विधेयक है। जब तक राष्ट्रपति फाइनल साइन नहीं करता वो क्या रहता है? विधेयक रहता है, वो अधिनियम नहीं बनता। अधिनियम तब बनता है जब फाइनली वो क्या हो गया? राष्ट्रपति ने पास कर दिया। डन सर, दैट्स योर जनरल प्रोसेस। नाउ ये हो गया। अब आगे चलो। अब यहां हमको ये समझना है कि जो 545 लोगों को आपने चुन के भेजा है लोकसभा में, ये 545 लोग जो हैं, इन्हीं 545 लोगों में से एक व्यक्ति जो होता है वो क्या बनता है? देश का प्राइम मिनिस्टर। क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर। तो देश में जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, ध्यान से सुनना, ये 545 लोगों का जब भी देश में चुनाव होता है तो देश का कौन बदलता है? प्राइम मिनिस्टर। समझ गए? लोकसभा चुनाव का मतलब है प्राइम मिनिस्टर बदलेगा देश का। बदलेगा मतलब यह है कि हो सकता है सेम पर्सन वापस पोर्टफोलियो होल्ड कर ले, जैसे मोदी साहब पहले भी वही थे, अभी भी वही है, बट उनका नंबर तो बदला ना, कि पहले 17वीं में थे अब 18वीं में आए। समझ में आ रहा है? तो नंबर चेंज होता है। तो प्राइम मिनिस्टर तो वापस ओथ लेते हैं, वापस से पूरी क्या लेते हैं? अपनी वो लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कंट्री का क्या होता है? बदलता है। कब? जब आप लोकसभा की बात करते हो। गेटिंग इट? राज्यसभा का जो चुनाव है वो तो कोई स्पेशल चुनाव नहीं है सर, क्योंकि वो क्या है? वो तो अपने अपने राज्यों में हो रहा है, उससे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। देश में केंद्र में जो सरकार बनती है, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट का पूरा डिपेंडेंसी किस पर है? लोकसभा पर। गेटिंग इट? लोकसभा में जो 545 सीटें हैं, इन सीटों में जो 50% से ज्यादा सीट जीत जाती है पार्टी, वही अपनी सरकार बनाती है। और जो 50% सीटें हैं वो जाती है 272 प्लस पे। मतलब जो पार्टी 272 से ज्यादा सीट ले आती है वो पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाती है। अगर कोई पार्टी अकेले नहीं जीत पा रही है सीटें, तो वो गठबंधन में भी जीत सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी केंद्र में जो सरकार है वो किसकी सरकार है? मोदी गवर्नमेंट है। मोदी 3.0 चल रही है अभी सरकार। मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है क्या? नहीं है। वास्तविकता में सरकार जो है वो एनडीए की सरकार है। एनडीए 3.0, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास गठबंधन है शायद, डेमोक्रेटिक नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। एनडीए 3.0 की सरकार है। तो इसमें गठबंधन में देखो कि बीजेपी अलोन जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसके पास कितनी सीट्स हैं? 239 सीट्स हैं। वो 272 के मार्क पे नहीं गए ना, तो उन्होंने बाकी जो पार्टीज हैं उनके साथ क्या किया सर? गठबंधन किया मिलके। जैसे उनके जो भी क्या बोलते हैं, इनके साथ गठबंधन है, एक तो तेलुगु देशम पार्टी के साथ, टीडीपी पता है ना, तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू है ना, आंध्र प्रदेश। और कौन है? एक और बड़ी पार्टी, जेडीयू,
जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार साहब है आजकल थोड़ा अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो गया उनको, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना। नहीं, सिर्फ वास्तविकता में नहीं करना चाहिए ऐसे। वो भी कल परसों की बात है, वो एक महिला को ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने स्टेज पे, कैसे कर रहे हो यार आप, ठीक नहीं है उनका। मुझे लग रहा है उनको थोड़ा चेकअप का जरूरत है, या फिर उनको थोड़ा वो करना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए, है ना। तो ये इसको कहते हैं गठबंधन, समझ गए सर। अगर कोई अकेले पार्टी 272 प्लस क्रॉस नहीं कर पाती, बीजेपी जब 2014 में चुनाव लड़ी थी, 2014 में, तो वो 272 क्रॉस करी थी सर। बीजेपी जब 2019 में चुनाव लड़ी थी 272 का आंकड़ा क्रॉस करा था, बट इस बार उन्होंने 239 पे रुके हैं, आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है, गेटिंग इट। अब जो अभी लोकसभा का जो रिसेंट चुनाव हुआ था 2024 में हुआ था, अभी हुआ था पिछले साल, अब जो वापस चुनाव आएगा 2029 में आएगा, 5 साल में एक बार चुनाव होता है लोकसभा का। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो सर, ये जो भी व्यक्ति या जो भी पार्टी 272 क्रॉस करेगी, वो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अभी सरकार किसकी है? एनडीए की। जो सरकार बनती है उसमें सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ओथ लेता है सर, ओथ लेता है। ओथ लेने के बाद वही प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्रिमंडल अपना, समझ में आ गया। वो कहता है कि भैया 545 में से अपन इतने हैं या इतने हैं जो अपन ने बनाया 272 प्लस, उसमें से कुछ खुद तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उसके अलावा अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग लोगों को देंगे सर, है ना। निर्मला सीतारमन जी को कहेंगे तुम वित्त मंत्रालय संभालो, समझ गए। उसके बाद वो अमित शाह साहब को कहेंगे आप गृह मंत्रालय संभालो, है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह, आप निंदा अच्छी करते हैं, आप संभाले, समझ गए। तो हर व्यक्ति को जो है कोई ना कोई एक पोर्टफोलियो उनकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से दिया जाता है। ये पूरा होता है, वो होता है प्रधानमंत्री का मंत्री मंडल सर, समझ आ रहा है। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी मंत्री को इधर उधर कर सकता है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री कल को चाहे कि भैया निर्मला सीतारमन को बोले तुम हटो यहां से, तुम अब मंत्री नहीं हो, किसी और को फाइनेंस मिनिस्टर तुरंत बना सकता है। पूरी की पूरी सरकार जो होती है वो प्रधानमंत्री की सरकार होती है, ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है मोदी 3.0, समझ में आ रहा है। मोदी 3.0 का मतलब है ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार इज नॉट अ रॉन्ग टर्म टू यूज, क्योंकि प्रधानमंत्री की ही सरकार होती है, जो पीएम होता है उसकी सरकार होती है। तो मोदी सरकार इज अ करेक्ट टर्म टू यूज, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मुझे बताओ, ये जो लोकसभा है 545 लोग, ये कितने साल के लिए रहेंगे? 5 साल। जो आपकी सरकार है वो भी 5 साल। यूजुअली दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, यूजुअली, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेते हैं, उनका प्रधानमंत्री पद पे बने रहना इस बात पे निर्भर करता है कि लोकसभा में वो हमेशा इस आंकड़े को पार करके रखें। बात समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना इस बात पे निर्भर करता है कि लोकसभा के अंदर वो 272 के आंकड़े को क्रॉस करके रखे। अगर किसी दिन, मान लो एग्जाम्पल के लिए, खुदा न खास्ता, ठीक है, अगर एनडीए 3.0 जो अभी इस गठबंधन बना हुआ है उसमें, जैसे नीतीश बाबू की तबियत अभी ठीक नहीं है, ठीक है, नीतीश बाबू तो है ही जंप मारने वाले, ठीक है, वो कभी भी मेढक की तरह कूद के इधर उधर जा सकते हैं, वो गए हैं, उनका इतिहास रहा है। तो अगर जेडीयू जो है, अगर इनकेस बीजेपी का साथ छोड़ दे और टीडीपी का भी थोड़ा खोपड़ा क्या हो जाए, घूम जाए, और वो दोनों पार्टियां जो अच्छी खासी सीटें लेकर 239 से अभी करंटली एनडीए को 272 प्लस करवा रही है सर, है ना, कम से कम 30-32 सीटें 33 सीटें अगर ये दे रहे हैं, अगर ये दोनों सीटें यहां से छोड़ के, ठीक है, राहुल गांधी से मिल लें, बोले आप ही कर्णधार हो, अब तो होगा जो आप ही होगा, तो वापस से किसकी मीटिंग बुलाएंगे? इंडिया गठबंधन की बुलाएंगे, इंडिया गठबंधन मीटिंग, और बोलेंगे कि भैया आप दोनों को इंडिया गठबंधन में क्या है, स्वागत है। और वो सारे लोग चले जाएंगे कहां पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, राष्ट्रपति के पास, कि भैया देखो उधर छोड़ चुके हैं रास्ता और इधर आ चुके हैं, अब उनके पास 272 नहीं है, अब हमारे पास है, अब हमारा गठबंधन जो है इंडिया वो सरकार बनाएगा। समझ में आ रहा है। तो मोदी जी को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा। समझ आ रही। तो प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना इस बात पर निर्भर करता है कि वो उनकी पार्टी या उनका गठबंधन हमेशा इस 272 के आंकड़े को क्रॉस करके रखे। कहां पर? लोकसभा में। अगर किसी दिन वो आंकड़ा टूटा तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, झोला लेके निकलने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। समझ आ रहा है? हाँ रे, बिल्कुल, उसमें क्या, ठीक है। मोदी जी तो बहुत लंबे समय बाद झोला लेके निकलेंगे, राहुल गांधी झोला लेके घूम रहे थे साल,
कुछ हो ही नहीं रहा। समझ रहे हो? और ठीक है, राजनीतिक सूझबूझ आने में समय लगता है, अभी आ रही धीरे धीरे, काफी आ गई, आई थी तभी तो अभी इस बार लोटे डूब जाते थोड़े, है ना। चलो, गेटिंग इट सर, 272 प्लस मार्क्स समझ में आ गया। अब इस पूरे समीकरण में लोकसभा के जो 545 लोग हैं, इन 545 लोगों में जो सरकार बनी है, जो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल का 5, इसको कहते हैं सरकार आपकी। ये सरकार नहीं है, ध्यान रखना, ये जो लोकसभा है वो सरकार नहीं है आपकी, राज्यसभा आपकी सरकार नहीं है, ये जो पूरा का पूरा सदन दिख रहा है ये आपकी सरकार नहीं है। भारत सरकार वास्तविकता में कौन है? प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको कहते हैं आपकी इस भारत सरकार। समझ में आ रहा है? और ये जो भारत सरकार बनी है, इसी भारत सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसी को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव। मतलब पार्लियामेंट के अंदर तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, पर बाहर में आप क्या हो? देश के प्रधानमंत्री हो। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री हो, पर आप उसके लेजिस्लेचर के भी मेंबर हो, और आप किसके मेंबर हो? एग्जीक्यूटिव के भी। मतलब आपका जो प्रधानमंत्री जो है, और प्रधानमंत्री की जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल को कहा जाता है देश की कार्यपालिका, लॉ एग्जीक्यूशन। क्योंकि 5 साल तक देश चलाने का काम किसका है? उनका है। तो 5 साल तक जो कानून ये पार्लियामेंट बनाती है, उस कानून को देश के अंदर इंप्लीमेंट करने का जो काम है, दैट इज डन बाय द लॉ एग्जीक्यूशन बॉडी, एंड दैट एग्जीक्यूशन बॉडी, दैट कार्यपालिका इज योर प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? तो अब मैं जब एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। जब मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं, ये एग्जीक्यूटिव की, तो मुझे पता चला कि आपको एग्जीक्यूटिव जो है सेंट्रल में मिल रहा है सर, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट क्योंकि ये लोग बहुत कम है और इतने बड़े देश में कानून इंप्लीमेंट कर पाना आसान नहीं है, तो इनको मदद लगती है। क्या लगती है? मदद। और ये मदद लेते हैं उन लोगों की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। आप ही लोगों की मदद से तो चलाएंगे। तो यहां पे एक चीज और आती है, जब आप समझते हो इसको कार्यपालिका को, तो यहां आती है दो तरह की। एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पढ़े ना। और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कौन होता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है वही प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी। क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी, या इसको कहते हैं नौकरशाही। हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरशाही। और ये होते हैं आपके सारे जो आप बनने वाले हो, आईएएस ऑफिसर्स, सारे सारे ब्यूरोक्रेसी में सब आ जाते हैं। पियून भी ब्यूरोक्रेट है सर, सबसे लोअर लेवल का जो पर्सन है वो भी ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि पूरी व्यवस्था जो है वो एग्जीक्यूशन की व्यवस्था है। समझ गए सर? तो आपके पास यहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, ये हटते नहीं है सर। कांग्रेस आएगी तो भी सर्विस देनी है, और बीजेपी आएगी तो भी सर्विस देनी है। इनका काम, आम आदमी पार्टी आएगी तो भी सर्विस देनी है, शिवसेना आएगी तो भी सर्विस देनी है। इनका काम है जो भी आएगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनके अंडर काम करना है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है सर? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ गए? ये एग्जीक्यूटिव अगर आपको केंद्र में मिल रहा है, तो सेम का सेम एग्जीक्यूटिव आपको राज्य में भी मिलता है। मिलता है? तो जो राज्य में मिलता है उसको कहते हैं सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। समझ आ गया? तो आपके पास लेजिस्लेचर कितने लेवल पर है? दो, केंद्र और राज्य, स्टेट। उसी तरीके से एग्जीक्यूशन भी कितने लेवल पर है? दो, सेंट्रल और स्टेट। समझ गए? तो सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव कौन है सर? पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और राज्य में कौन है? सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बस यहां पे ये चीज का ध्यान रखना कि जो पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनका काम उन कानूनों को एग्जीक्यूट करना है जो पार्लियामेंट बनाती है। सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है राज्य में मुख्यमंत्री, उनका काम उन कानूनों को एग्जीक्यूट करना होता है जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा बनाती है। इनका डिटेल अपन बाद में देखें, टेक्निकलिटी है इसमें, पर वो आगे आएगी। यहां तक डन? नो डाउट? चलो, हाँ। जो बाकी के मेंबर है जैसे इंडियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आते, हाँ, वो फिर
जैसे लॉ एग्जीक्यूटिव? देखो इंपॉर्टेंट ये है कि वास्तविकता में मिनिस्ट्री के अंडर आने वाला पर्सन ही एग्जीक्यूटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जाओगे और एक तहसीलदार आपको मिल रहा है, तहसीलदार का क्या काम है? तहसीलदार का काम है जो भी लॉ सामने उसको दिख रहा है उस लॉ को प्रॉपरली क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है, लॉ एग्जीक्यूट करना है, स्कीम एग्जीक्यूट करनी है, डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना है। मेजर काम तो उसका वही है सर, तो एग्जीक्यूटिव तो वो भी होगा। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर वो व्यक्ति जो बाहर बाहर अंदर अंदर हर वो व्यक्ति जो मिनिस्ट्री में होगा वही एग्जीक्यूटिव है, नहीं ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज एग्जीक्यूटिव, विच हुएवर इज वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आएगा सर। तो उसका काम है एग्जीक्यूट करना लॉ को, ठीक है? गेटिंग इट? तो आपको लॉ मेकिंग समझ में आ गया, आपको लॉ एग्जीक्यूशन समझ में आ गया। लॉ मेकिंग कितने लेवल पे हो रही है? 2। लॉ एग्जीक्यूशन भी 2 स्तर पे हो रहा है, हो रहा है। आपके गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं वो भी एग्जीक्यूटिव है, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है पीएम सीएम वो भी एग्जीक्यूटिव है। समझ गए सर? तो एग्जीक्यूटिव 2 टाइप का हो गया, परमानेंट और पॉलिटिकल। चलें सर, लास्ट आपका आ रहा है लॉ एडजुडिकेशन। लॉ एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का क्या मतलब है पहले बता दिया था। एडजुडिकेशन का मतलब होता है विवाद निस्तारण सर, विवाद निस्तारण। जब भी विवाद होगा, और उसको कहते हैं न्याय पालिका। भारत में पूरे के पूरे इंडिया में आप देखोगे, यहां एक चीज ध्यान से सुनो, लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है इंडिया में 2 लेवल पे हो रहा है, सेंट्रल और स्टेट, ठीक है? कार्यपालिका आपको 2 लेवल पे मिल रही है, सेंट्रल और स्टेट। पर जुडिशरी जो है भारत की, वो जुडिशरी आपको ऐसे डिफरेंट लेयर्स में नहीं मिलेगी। जुडिशरी इंडिया की इंटीग्रेटेड है सर। कैसी है? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि जैसे यहां पे सेपरेशन है, यहां पे सेपरेशन दिख रहा है ना, सेपरेशन कैसे है? पार्लियामेंट जिस चीज पे कानून बना सकती है राज्य नहीं बना सकता, राज्य जिस पे बना सकता है पार्लियामेंट नहीं बना सकती, सेपरेशन है पावर्स में। यहां पे भी सेपरेशन दिखेगा, पीएम का एग्जीक्यूशन अलग है, सीएम का एग्जीक्यूशन अलग है। यहां पे आपको सेपरेशन नहीं दिखेगा। भारत की जो जुडिशरी है वो कैसी है सर? इंटीग्रेटेड है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है सबसे लोएस्ट लेवल से लेके सबसे हाईएस्ट लेवल एक एक दूसरे से पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है। क्या है सर? इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही चैनल है जो पूरा पूरा क्या होता है? फॉलो होता है। सबसे लोअर लेवल आता है आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मतलब है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के ऊपर आपको हर राज्य में मिलता है एक हाई कोर्ट, और केंद्र में क्या मिलता है? एक सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? और ये ही चैनल है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कहां जाओगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? यहां ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप राज्य सरकार के किसी कानून से संतुष्ट नहीं हो तो आप पार्लियामेंट जाके नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का डोमेन ही नहीं है, वो तो स्टेट पे स्टेट ही कानून बनाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इंडिया की लॉ मेकिंग इंटीग्रेटेड नहीं है, इंडिया की एग्जीक्यूशन भी इंटीग्रेटेड नहीं है। इंडिया की जुडिशरी क्या है सर? इंटीग्रेटेड है। समझ आया? क्योंकि अगर नीचे से नीचे लेवल पे भी अगर आपको दिक्कत है तो आप अपर लेवल पे उसकी अपील कर सकते हो। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इंडियन जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। गेटिंग इट? ये तीनों चीजें आपको समझ में आई? ये भारत की बेसिक पॉलिटी है सर। दिस इज इंडियाज बेसिक पॉलिटी। 2 लेवल पे लॉ मेकिंग होती है, 2 ही लेवल पे एग्जीक्यूशन हो रहा है। एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के हैं, परमानेंट और पॉलिटिकल, ठीक है? लोकसभा कैसे बन रही है, राज्यसभा कैसे बन रही है, थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया। विधानसभा भी थोड़ा हमने देख लिया कैसे बन रही है, ठीक है? और जुडिशरी आपकी कैसे काम करती है? इंटीग्रेटेड। दैट्स इट। आर यू गेटिंग इट? यहां तक समझ में आ गया? ये इंडिया का बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम है सर। यहां से आगे अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ कहानी हमने सुनी है, हम इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं। हाँ बताइए मोनोजीत। जज डेफिनेटली अकाउंटेबल है, पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है, पीपल के लिए अकाउंटेबल है। जुडिशरी में कोई जज है, अगर वो जुडिशरी में अगर कोई जज है और वो मिसकंडक्ट करता है तो डेफिनेटली पार्लियामेंट उसको क्या कर सकती है? जवाबदेही तय कर सकती है। भाई हाई कोर्ट का जज है, उसका इंपीचमेंट कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का इंपीचमेंट हो सकता है,
लोगों के लिए तो आप अकाउंटेबल हो, समझ आ रहा है। अभी एग्जाम्पल के लिए अभी हाई कोर्ट के एक जज हैं दिल्ली के, पैसा वाला केस हुआ ना, जले हुए नोट के बंडल मिले बहुत सारे, माना कि वो कह रहे हैं कि नहीं मिले, पर मिले तो है, ऐसा फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड के ही एक एम्प्लॉय ने वीडियो बनाया, बोला बंडल तो दिख रहे थे सर, वीडियो भी है हमारे पास, पर वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, इंटरनल कमेटी, 3 जजेस की, वो कमेटी उस पर क्या करेगी, डिसीजन लेगी, और फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो पार्लियामेंट में भी उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, मोशन आ सकता है, पॉसिबल है सर। हाँ जो लॉ मेकिंग है, जो लॉ बनाता है, वो इलीगल लॉ इधर हिंदी लॉ में जाते हैं, जैसे जुडिशरी में हिंदी लॉ हाँ हाँ हाँ, जुडिशरी लॉ नहीं बनाती है। जुडिशरी का काम है जो भी ये कानून बना रहे हैं उस कानून के हिसाब से देश चल रहा है नहीं चल रहा है, और अगर कोई विवाद हुआ तो उसी कानून के हिसाब से सेट करना है। जुडिशरी खुद कानून नहीं लिखती। डेफिनेटली यही लॉ बुक्स को जुडिशरी कर रहा है, जुडिशरी को अलग से कानून नहीं ला रहा है। ये जो तीनों आपको पिलर्स दिख रहे हैं सर, लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ एडजुडिकेशन, ये तीनों के बीच में एक सेपरेशन ऑफ पावर है। तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर भी नहीं करते, चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? यहां तक आई होप समझ में आया है। इसको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे कल में, अभी सिर्फ कहानी सुन रहे हैं, ठीक है ना, चैप्टर वगैरह बाद में स्टार्ट करेंगे 2 दिन बाद। चलिए बाय बाय, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाँ क्या कह रहे हो, रूल ऑफ लॉ में कुछ